एसडीएम साहब को मुर्गा बनाना पड़ गया भारी, आखिर कैसे? पूरा केस समझेंगे। ये काफी बड़ा एथिकल इशू भी है। एक सिविल सर्वेंट अपनी पावर का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है वो यहां पर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक एसडीएम को, एक इंसान को मुर्गा बनाना बहुत भारी पड़ गया। उनको उनके पद से हटा दिया गया है। अगर यहां पर सारे तथ्यों को जाने तो यहां पर कई सारे एंगल निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले जब यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन की बात माने जो कि यहां पर एसडीएम के ऑफिस में गया, तो इसने ये बोला कि हमारे गांव में एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि शमशान घाट के रूप में वहां पर वो जमीन दी गई है, पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। इसकी शिकायत करने मैं एसडीएम साहब के पास में गया। मैंने उनको अपना शिकायत पत्र दिया। जैसे ही शिकायत पत्र दिया, उन्होंने मेरा शिकायत पत्र फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया और गुस्सा हो गए और मुझे मुर्गा बनने के लिए बोल दिया गया। ये जैसे ही वीडियो वायरल हुई यहाँ पर, तैसे ही यहाँ पर एसडीएम साहब को जो है उनके पद से हटा दिया गया। पर लेकिन जब एसडीएम साहब से इसके बारे में बात की गई तो उनका कुछ और ही एंगल निकल कर आया। उन्होंने ये बोला कि ये इंसान जो है मेरे ऑफिस में आया 2 बजे और आते ही तुरंत अपने आप मुर्गा बन गया। किसी ने इसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो बनाते ही तुरंत वहां से भाग गया, यानी कि चला गया। यानी कि इन्होंने इसको मुर्गा बनने के लिए नहीं बोला है, ये इनको फंसाने की साजिश की जा रही है। पर लेकिन जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने यहां पर जब इस चीज की संज्ञान लिया और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने यहां पर एसडीएम साहब को दोषी पाया और दोषी पाने के उपलक्ष्य में जो है इनको इनके पद से हटा दिया गया है। अगर आप लोग पर्टिकुलर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आप लोगों को बखूबी समझनी पड़ेगी कि आपका नाम है सिविल सर्वेंट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग क्या हैं, आप लोग जनता के नौकर हैं, एक तरीके से जनता की सेवा में हाजिर हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस कुर्सी पर बैठने के बाद में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि ये इन्हीं लोगों के लिए है, ना कि ये अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई जेन्युइन शिकायत लेकर आ रहा है, अगर नहीं उसको सुना जा रहा है, तो सोशल मीडिया के जमाने में कम से कम इतना फायदा देखने को मिल रहा है कि कोई भी फालतू में रोब झाड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसको अपनी ड्यूटी जो है वो ढंग से यहां पर करनी पड़ेगी। अभी आप लोगों ने देखा कि अभिषेक साहब जो है वो एक आईएएस ऑफिसर थे, वो अपनी लाइफ को अलग तरीके से एंजॉय कर रहे थे। तो यहां पर अब तक उन्होंने एक बार भी सिस्टमेटिक वे में अपनी जॉब जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं की। गुजरात में इलेक्शन में उनको लगाया गया, वहां भी शोबाजी की, वहां से हटा दिया। दूसरी साइड में उनकी वाइफ जो है दुर्गा शक्ति नागपाल, वो काफी अच्छे से अपना काम करती हुई पाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा उनके बारे में। हालांकि आरोप कई सारे लगाए यहां पर इनके ऊपर और बाद में चलकर जो है अभी फिलहाल ये जॉब से हट गए हैं, एक तरीके से अपनी दूसरी लाइफ को एंजॉय करेंगे, जो कि इनका एक एक्टिंग कैरियर है। पर लेकिन आप लोग खुद सोचो, कितने सारे लोग जो हैं वो आज की डेट में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाने के लिए। तो पोस्ट पर जाने के बाद में एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। यहां पर उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाने के बाद में बहुत सारे लोगों की काफी सारी चीजें, काफी सारी लाइफ, उनकी एक अच्छी जो जिंदगी वो जी सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और यहां पर एक सही बिहेवियर न निकल कर आना, ये डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ यहां पर नजर आता है। तो एसडीएम साहब के साथ में जो किया गया वो सही है या फिर गलत है, आप लोग खुद बता सकते हैं। ये एक एथिकल इशू भी यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं, एक तरीके से पावर का गलत इस्तेमाल आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर ये सही है यहां पर बंदा और एसडीएम साहब गलत है, यहां पर अगर इनके द्वारा जो ये काम किया गया तो ये बहुत ही एक तरीके से गलत तरीके का एक आप लोग बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ में जिसकी ड्यूटी के लिए यहां पर बैठाया गया, उसी के साथ में मुर्गा बनाना तो बहुत ही गलत है। और इंसान की एज भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चा है उसने गलती कर दी मुर्गा बना दिया, तो ये बिल्कुल गलत तरीके का यहां पर बिहेवियर देखने को मिला। तो सस्पेंड किया गया, सही या फिर गलत आप लोग खुद बता सकते हैं। एक बच्चे ने मुझे काफी लंबा मेल लिखा और कहा कि सर आज का दिन जो है वो काफी बर्बाद हो गया और बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लो फील कर रहा हूं, बस ऐसी बात हो गई। यार ये चीज आप लोग को हमेशा समझनी पड़ेगी कि आप लोग जब भी लगता है कि आज का दिन जो है वो बर्बाद हो गया, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से अगर 15-20 दिन आप लोग के ऐसे चले भी गए जो कि आप लोग के हिसाब के नहीं है, तो बचे हुए जो आप लोग के लगभग 350 दिन हैं उनको तो ढंग से यूटिलाइज कर लो। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि यार पढ़ने का मन नहीं किया, थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो गया, आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। ये कौन से तरीके का आप लोग का डिसिप्लिन है? यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर पूरे दिन में आप लोग को जो डिसाइड किया था वो काम अगर स्टार्टिंग में आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यार बचे हुए दिन को ढंग से यूटिलाइज कर लो ना। यानी कि ये तो ये हो गया कि अब इतना काम नहीं किया तो अब कुछ भी नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को याद होगा एसएलवी फैमिली मेंबर अर्नब, जिनकी यूपीएससी में 56 रैंक आई थी, उनका इंटरव्यू मैंने लिया था।
उन्होंने क्या बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को? उन्होंने ये बोला था कि अगर लगता है कि आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज आपने नहीं किया है तो यार मॉर्निंग में उठो ना, कल का दिन आप लोगों के सामने है, उसको फिर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक नई सुबह आप लोगों को एक नई स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज का दिन खराब गया तो भूल जाओ यार, कल फिर नई सुबह आने वाली है, उसको बैठ के रोना नहीं है, नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी करनी है पूरे जोश के साथ में। तो हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो आप लोगों के चक्षु खोलने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल हैं, मजा आने वाला है आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप लोगों की पर्सनैलिटी में भी काफी कुछ डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जब उन आर्टिकल को आप लोग एक तरीके से सुनेंगे। बोला गया कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देगी कि हाँ ठीक है भीड़ के साथ में हम लोग खड़े हैं, पर लेकिन पहचान छीन लेगी। आप लोग कभी पहचान नहीं बना पाओगे अगर भीड़ में चलोगे। तो हमेशा पहचान बनानी है तो भीड़ से हटके चलना है। और डिसिप्लिन में लाने का अपने आप को सबसे आसान तरीका, मैंने देखा कल लगभग 1500 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुहिम के अंदर में। मेरा मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है आप लोगों का एक तरीके सपोर्ट देखकर। अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रोडक्टिव होते हैं, आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोग की लाइफ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट है जो कि डेली आप लोगों को फॉलो करने हैं। टेस्ट क्या बोलूं, एक तरीका चैलेंज है। जो एक्सेप्ट करे वो आगे आए और डेली कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ 5 में से कितने नंबर आप लोगों ने पाए। जो 5 में से 5 पा रहा है उसके लिए सैल्यूट है, क्योंकि 99% लोग इसको नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग ये सारे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग बहुत सारे लोगों से तो वैसे ही आगे निकल गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चा बोला कि सर अगर इनमें से एक आधा ना हो पाए तो क्या करें? एक आधा न हो पाए तो कब तक न हो पाए? तो यार ऐसा कर सकते हैं ना कि आज नहीं हो तो कल हो जाए, कल नहीं हो तो परसों हो जाए। ये बोल देना कि करना ही नहीं है, कि हाँ डेली एक्सरसाइज करनी ही नहीं है। तो जब आप लोग अपना टारगेट बनाओगे कि इतने घंटे आप लोगों को पढ़ाई करनी है और आप लोगों ने अपनी बॉडी को एनर्जेटिक किया ही नहीं, आप लोगों ने एक्सरसाइज की नहीं, तो आप लोग क्या लगता है कि आप लोग फुल डे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी वो तभी होंगी जब आप लोग अपने आप को एनर्जेटिक करोगे मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर। मैं तो ये बोलता हूं कि ये वीडियो आने से पहले अगर आप लोग अपनी एक्सरसाइज निपटा लो और ये वीडियो फिर देखो तो आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है यार, आप लोग खुद समझो, अगर मॉर्निंग में ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली तो ये समझो बहुत बड़ा टास्क आप लोगों का कंप्लीट हो गया। करंट और स्टैटिक का बहुत बड़ा पोर्शन आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये चीज अगर माइंड में क्लियर हो गई तो बहुत अच्छे से आप लोग परफॉर्म करते हुए नजर आओगे, है कि नहीं? तो कौन कौन इस चैलेंज को फॉलो कर रहा है? कल 5000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में भी। यहां पर काफी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे, मतलब मजा आएगा यार, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, आप लोगों को इतनी सारी बातें जानने को मिलेगी कि आप लोग शाम नहीं कहते कि पूरा दिन आप लोग का एनर्जेटिक रहेगा। इतनी सारी बातें। हमारे देश के अंदर में यूनिटी कितनी तरीके की है? यहां पर 3 तरीके की यूनिटी बताई गई है। हमारे संविधान के अंदर में, प्रीएम्बल के अंदर में, आप लोग ये बताइए कौन से संविधान संशोधन के थ्रू चेंज किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था? तो स्टैटिक और करंट का मिक्सचर रहेगा आर्टिकल, काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। मजा आने वाला है आप लोगों का इसको सुनकर। बिहार के अंदर सेंसस, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर ये सेंसस ही है या फिर कुछ और है, वही बताऊंगा। और इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसके नीचे कमेंट पढ़ना आप लोग जाकर कई सारी, नहीं इसके बारे में नहीं, वो है जापान के बारे में। जापान के बारे में कल शॉर्ट वीडियो डाली थी, इसके बारे में शॉर्ट वीडियो तो आप लोग की बेसिकली आज या फिर कल आ जाएगी। तो जापान के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाई गई थी, उसके बारे में आप लोग देखना, बहुत ही शानदार है। उसके नीचे कमेंट पढ़ना आप लोग जाकर, आप लोग के चक्षु खुलेंगे किस तरीके से जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में। बाकी ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इसके बारे में बात करूं, ये आप लोगों को हेल्थ के बारे में बात करेगा। और एक तरीके से यहां पर बोला गया टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब कौन सी बीमारी को बोला गया है? वो बोला गया डायबिटीज को। और क्यों बोला गया है ये सोचकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि क्यों इस बीमारी को टाइम बॉम्ब बोला गया है। अभी आप लोगों ने देखा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, किस फील्ड में मिला और किस तरीके से मिलकर काम किया यहां पर इन तीनों लोगों ने, वो जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग एक संगठन की शक्ति यहां पर देखने को मिलेगी, उसको आप लोग समझ पाएंगे। हमारे देश में साइंटिस्ट जो है वो मोटिवेट क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि सरकार कई सारे ऐसे काम हैं जो कि यहां पर कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देते हैं। अभी एक अवार्ड के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, जिसको बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो यहां पर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड क्यों न्यूज में है? तो इसके ऊपर प्रीलिम से भी क्वेश्चन बन सकता है और आप लोगों का मेंस के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग जानवरों से प्यार करते हैं तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोगों को जानवरों को अंडरस्टैंड करने की और सेंस आप लोगों को बढ़ाएगा। ठीक है,
फिर से यहां पर आर्टिकल जो है वो बुजुर्ग के बारे में है, महिलाओं के बारे में। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने कवर किया था कि हमारे देश के अंदर में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या आप लोगों को बढ़ती नजर आ रही है एज कंपेयर टू बुजुर्ग मेल की, और 2050 तक का 20% पॉपुलेशन जो है वो आप लोगों को हमारी बूढ़ी यानी कि बुजुर्ग देखने को मिलेगी। तो उनके लिए सर्विस प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में है। उसके बाद में आप लोगों को सेंट्रल इंडिया में आप लोगों को एज कंपेयर टू देखने को मिलेगा बिहार, उत्तर प्रदेश में यंग पॉपुलेशन। तो इस तरीके से पूरा आंकड़ा हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था, तो वही पूरा डिटेल में और अच्छे से यहां पर इसको रख दिया इन्होंने उखाड़ कर। ठीक है, ये है यहां पर मूवी के बारे में, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इंग्लिश के यहां पर नेक्स्ट सेशन है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, इसको आप लोग एक बार वहां पर देखकर चीजें समझ जाना। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारी जो टैली है वो बढ़ती जा रही है। 21 गोल्ड हो गए हमारे पास में, 32 सिल्वर हो गए हैं और 33 यहां पर ब्रॉन्ज हो गए हैं। टोटल 86 मेडल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफी शानदार हमारी परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो सैल्यूट करने लायक है हमारे सारे प्लेयर जो कि इस पोजीशन पर लाके हमारे देश को रख दिया, यानी कि चौथे नंबर पर है हमारा देश। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अप्रिशिएट करना तो बनता है। ठीक है, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहां पर मिल रही है। टॉप पर चाइना, फिर जापान और फिर साउथ कोरिया, चौथे नंबर पर हमें। और बड़ी बात है, चौथे नंबर पर रहना आसान काम नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा कि एक बच्चे ने मेल किया बहुत लंबा, और उसने बोला कि सर वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों बोला जाता है। देखो यार, अगर ये वीडियो आज की डेट में अपलोड की जा रही है तो 50,000, 60,000, 1 लाख तक भी लोग यहां पर वीडियो को देख रहे हैं। अब आप लोगों को सबको पता है कि मैं यहां पर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग वीडियो देख रहे हो, पर मुझे कैसे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो उसके दो ही तरीके हैं, एक तो है लाइक करना। लाइक करने से पता चलता है कि हाँ इतने लोगों ने वीडियो को जो है वो पसंद किया, यानी कि आप लोग वीडियो पसंद करते हो, तो ये लाइक करना हो गया। कमेंट करने से पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप लोग इस वीडियो का पार्ट हो, आपका नाम दिखता है मुझे जब आप लोग कमेंट करते हो। और पता चलता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डिसिप्लिन में रेगुलर अपना आंसर लिख रहे हैं। आप लोग खुद सोचो, मुझे ओनली डेली लगभग 1,500 लोगों के नाम पता चल पाते हैं कि अच्छा ये लोग जो है इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं। बाकी के आप लोग सोच के देखो, यहां पर मान लीजिए 1 लाख लोगों ने वीडियो देखी, कई सारी 1 लाख तक जा रही है, तो 85,000 लोगों, सॉरी 85 मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि 98,500 लोगों के बारे में मुझे पता ही नहीं है। अगर 50,000 भी यहां पर देख रहे हैं तो आप लोग सोचकर देखो कि यहां पर, आप लोग खुद सोचकर देखो यहां पर कि 43.5 जो लोग हैं यहां पर, इतने हजार लोगों के बारे में मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग 1500-1600 के लोग जो हैं वो यहां पर आंसर देते हैं, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कब देखता है कब चला जाता है मुझे पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये दो काम आप लोग जरूर किया करो, इससे ये पता चलता है कि वीडियो कितनी लाइक कर रहे हो आप लोग, यहां पर पसंद आ रही है आप लोगों को, और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग हो मेरे साथ में। ठीक है, तो इसलिए जरूर पार्टिसिपेट करा करो, और अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं, प्यार बांटने से बढ़ता है कि नहीं। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर। आज के लिए आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट डे है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आज का जो डे है ये है यहाँ पर वर्ल्ड, बेसिकली इसको बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं पल्सी डे। ठीक है, इसको बेसिकली पूरा बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको सेरेब्रल पल्सी। तो ये आखिर क्या है सेरेब्रल पल्सी? इसको सीपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं कई बार। ये सीपी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग की जो मसल्स होती हैं उसमें जब प्रॉब्लम आती है, तो वीकनेस और प्रॉब्लम विद द यूजिंग मसल्स, तो यहाँ पर ये डे निकल कर आता है। तो कोई भी डे जो होता है उसका बेसिक पर्पज क्या होता है? उसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये होता है कि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो यहाँ पर ये एक टाइप ऑफ एक इन्फेक्शन है यहाँ पर, जो कि नॉर्मली इंसान के अंदर में कई बार देखने को मिलता है। कई बार तो यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। कई बार जो सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाता है ढंग से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो अगर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है तो इससे ये रहता है कि कम से कम वो चीज लोग समझ पाते हैं और फिर यहाँ पर उसके लिए काम कर पाते हैं। अगर ये नहीं पता कि बीमारी क्या है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बोला गया कि टुगेदर स्ट्रोंगर, यानी कि मिलकर काम करेंगे तो इसका और रिजल्ट निकल कर यहाँ पर सामने आएगा। तो अगर कोई पूछे डायरेक्ट की क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि क्या है सेरेब्रल पल्सी, तो यहां पर ये एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिसमें मूवमेंट और पोस्चर जो है वो अफेक्ट होता है। और मोस्ट कॉमन फिजिकल डिसेबिलिटी है जो कि चाइल्डहुड में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। अगर बात करें काफी लार्ज स्केल पर बच्चों के अंदर में देखने को मिलती है। अगर इसको आप लोग ढंग से देखोगे तो कोई 1 in 4 चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पल्सी कैन नॉट टॉक, यानी कि बात नहीं कर सकते हैं। 1 in 4 कैन नॉट वॉक, यानी कि चल नहीं सकते हैं। और 1 in 2 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, चीजों को समझ नहीं चलते हैं। और कई सारे तो आप लोग यहाँ पर एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम आप लोगों को झेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि बच्चों में ये प्रॉब्लम काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर जिस तरह इसके बारे में अवेयरनेस फैला पाएंगे तो इसको सुधार पाएंगे, क्योंकि 17 मिलियन लोग, संख्या कम नहीं है यहाँ पर,
यानी कि 1.7 करोड़ लोग जो हैं इसकी डेट में इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसी बीमारी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों से बात करूंगा आगे डायबिटीज के बारे में। आप लोग सोचकर हैरान हो जाओगे कि कितनी बड़ी समस्या है डायबिटीज। उसको टाइम बॉम्ब बोला गया है। टाइम बॉम्ब क्यों बोला गया? जब आर्टिकल बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग सुधार सकते हैं, पर लेकिन हम इतने बिजी हैं, हम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल रहेगा आप लोगों के हेल्थ के लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी कई सारी बातें जानने को मिलेगी उस आर्टिकल में, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बिहार के अंदर में जैसे ही कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाता है और उसका डेटा पब्लिश किया जाता है, पूरे देश के अंदर में हड़कंप मच जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस कास्ट सेंसस के अंदर में? सर कास्ट सेंसस बोल रहे हो? हमने तो सुना था इसका नाम कास्ट सर्वे है। सर ये कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे में डिफरेंस क्या है, और ये सेंसस से कैसे अलग है? बहुत सारे ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जिसका आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है, और बहुत सारी ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता चलेगी आज की डेट में कि क्यों बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये हमारे जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, उसकी भी रूपरेखा चेंज कर सकता है। आखिर ये है क्या और ऐसा हो क्यों रहा है, और इसको क्यों कंपेयर किया जा रहा है मंडल कमंडल के साथ में? यानी कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर में मंडल कमीशन आया था 1980s में, जिसने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया था। तो उसके साथ में इसको कंपेयर करके क्यों देखा जा रहा है? आखिर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि बिहार के अंदर में कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाए, और क्यों यहां पर इसके ऊपर इवन कोर्ट के अंदर भी मैटर पहुंचा और कोर्ट ने इसको क्यों अलाउ कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक एक बात जो है वो ढंग से डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर रिजर्वेशन की कैटेगरी पर लेकर चलता हूं जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे देश के अंदर में दिया जाता है। ये रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा SC, ST, SC, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और टोटल मिलाकर ये रिजर्वेशन है। यानी कि टोटल मिलाकर हमारे देश के अंदर में 7.5% जो है वो ST को कोटा मिलता है, ये SC को जो है 15% मिलता है, OBC को 27% मिलता है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। अब से पहले ये जो रिजर्वेशन था ये आप लोगों को देखने को मिलता था 49.5 था, पर लेकिन जैसे ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया, ये रिजर्वेशन की संख्या बढ़कर 59.50 हो गई, यानी कि लगभग 60% के करीब हो गई। अब बच गया कितना? अब बच गया 40%। अब इस 40% में बोला गया कि वो सेक्शन आएगा जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और यहां से ये सारा आंकड़ा भी जब आप लोग कंपेयर करके बताऊंगा तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे आखिर इसने क्यों कहानी बदल दी, जो ये कास्ट सर्वे प्रस्तुत किया गया है। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एक साइड में आप लोग बोलते हो सेंसस, दूसरी साइड में आप लोग बोलते हो कास्ट बेसिकली सेंसस, और तीसरी साइड में आप लोग बोलते हो कास्ट सर्वे। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो अगर सेंसस की बात करें, इसके लिए प्रॉपर एक कानून है हमारे देश के अंदर में, जिसको आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ये सेंसस एक्ट है हमारे देश में, जिसको 1948 का सेंसस एक्ट बोलते हैं, और उसके हिसाब से हमारे देश के अंदर में सेंसस यानी कि जनगणना कंडक्ट कराई जाती है। इसमें हमारे देश के अंदर में सोशियो इकोनॉमिक जो डेटा है वो भी इकट्ठा किया जाता है। ऑल सेंसस डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है अगर बात करें यहाँ पर, और बाद में चलकर यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। जब तक प्रोसेस चलता रहता है तब तक वो चीजें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोगों ने बात की यहाँ पर बेसिकली सेंसस के बारे में, पर लेकिन जब बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में, तो कास्ट सेंसस जो है उसके लिए कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कानून नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आती है कि हाँ यार कास्ट सेंसस कंडक्ट करा लेते हैं, और उसके बेस पर जो कास्ट से रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है हमारे देश के अंदर में कि कितनी कास्ट में, कौन सी कास्ट में पर्टिकुलर कितनी कम्युनिटी आती है, यानी कि किस कास्ट में कितनी पॉपुलेशन होती है। तो उसके बेसिस पर यहां पर कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। अब तीसरे नंबर का आता है कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे क्या है? देखो आज की डेट में अगर किसी को कास्ट सेंसस कंडक्ट कराना है तो उसकी ऑथोरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर ये कंडक्ट नहीं करा सकती है, जिसको आप लोग कास्ट सेंसस बोलते हो, क्योंकि परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। पर लेकिन कास्ट सर्वे जो है वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और इसके लिए भी कोई प्रॉपर कानून नहीं है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है हमारे देश के अंदर में। ये कास्ट सर्वे जो है स्टेट यहां पर इसलिए एक तरीके से लेकर चलते हैं क्योंकि सेंसस की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंसस की परमिशन दी नहीं, तो उन्होंने बोला हम लोग सेंसस नहीं, यहां पर हम लोग ओनली सर्वे कंडक्ट कराएंगे। तो इनके द्वारा एक आइडिया लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि कास्ट कितनी है, यहां पर हम लोग कास्ट का डेटा जानना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है देश के अंदर में, हम लोग वो समझना चाहते हैं ताकि उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भड़क गई, उसने बोला कि यार ये पावर तुम्हारी है ही नहीं है,
और वो कोर्ट के अंदर में गए, तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इनको अलाउ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग देखोगे, पॉलिसी बनाने का जो सारा काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है अपनी पॉपुलेशन के लिए, जिन्होंने उनको वोट दिए। तो इसके चलते यहां पर ये सर्वे तो कंडक्ट करा सकते हैं, अगर सेंसस कंडक्ट नहीं कराना है, सेंसस जो है उसकी पावर तुम्हारे हाथ में है। तो ये यहां पर पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिहार के अंदर में कास्ट सर्वे हुआ है, कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। सबसे पहला तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना है। जब ये डेटा सामने निकल कर आता है, इसने इतना ज्यादा माहौल देश के अंदर में क्यों चेंज कर दिया, उसके पीछे रीजन है इस पर्टिकुलर डेटा का। इस पर्टिकुलर डेटा ने बोला कि पिछड़ा वर्ग जो है, जो कि आज की डेट में आप लोग जिसको ओबीसी बोलते हो, ये 27% है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग की, अगर आप लोग बात करो तो इसका जो पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी वो लगभग कितनी है, ये लगभग है 36%। यानी कि अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर यहां पर बोलोगे, अगर सारे डेटा को बुला दे तो ये होगा कि आधे में राम और आधे में गांव, वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां पर ये हो गया, जब हम लोग इस डेटा को काउंट करेंगे हम लोग बेसिकली रिजर्वेशन के साथ में, तो आप लोग इसकी ग्रेविटी आप लोग यहां पर समझ पाओगे। यानी कि कौन सी कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, ये उसकी पॉपुलेशन के बेस पर डिपेंड होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की टोटल मिलाकर 63% आप लोगों को यहां पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब आप लोग यहां पर बात करते हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में, तो रिजर्वेशन कितना दे रखा है उनको? रिजर्वेशन दे रखा है ओनली 27%। तो ये है पूरी कहानी यहां से, जो कि पूरी कहानी यहां पर बदलेगी अभी। अगर बात करें अन्य जो यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, इनको जो रिजर्वेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इनको रिजर्वेशन देखने को मिला है 7.5 और 15%। और इनका जो यहां पर डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं एसटी का कितना है, 1.6% आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर लेकिन एसटी को रिजर्वेशन कितना है, वो 7.5% मिला हुआ है। तो यहां पर अगर बात करेंगे आप लोग, यहां पर एससी को कितना मिला है, 19% है इनकी पॉपुलेशन, पर लेकिन यहां पर कितना है, ओनली यहां पर 15% है, यानी कि 4% कम देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो है रिजर्वेशन वो कम होना चाहिए अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें, और यहां पर रिजर्वेशन ये बढ़ना चाहिए। ऐसी मांग आने वाले टाइम पर उठती हुई आप लोगों को नजर आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उठती हुई नजर आएगी? ये रीजन यहां पर अगर पास्ट में भी आप लोग देखोगे, जब यहां पर सेंसस, जब यहां पर लास्ट टाइम मंडल कमीशन बेसिकली सेट किया गया था, और उसने ये बोला था कि हमारे देश के अंदर में टोटल अगर पॉपुलेशन आप लोग देखोगे, तो इस टोटल पॉपुलेशन में आप लोगों को 52% जो है वो ओबीसी देखने को मिलेगी। तो 52% ओबीसी को आप लोगों ने ओनली क्या दिया है, 27% रिजर्वेशन यहां पर दिया है, जो कि गलत है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको यहां पर डिवाइड कर दो। तो कहने का मतलब यहां पर यह घुमा फिराकर, अगर यहां पर आप लोग ढंग से देखोगे कि यहां पर जो अनारक्षित जो एरिया है, यानी कि जिसको जनरल कैटेगरी आप लोग बोलते हो, जनरल कैटेगरी में टोटल मिलाकर 15% लोग आते हैं। और अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन जो है यहां पर टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये 60% रिजर्वेशन हो गया। मतलब मैं आप लोगों को कंपेयर करके बता रहा हूं, थोड़ा सा उसको समझने के लिए, उसको बिल्कुल वैसे मत लेना, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा के साथ में, ठीक है। अगर यहां पर बात करें जैसे 60% रिजर्वेशन हो गया, तो 40% सीट बच गई। तो 40% सीट जो है वो 15% लोगों के हिस्से में आ रही है। अगर इस डेटा को आप लोग ये मान लो कि ये स्टेट का डेटा नहीं है, ये डेटा जो है ये पूरे देश का है, यानी कि हमारा भारत, हमारे प्यारे भारत का डेटा है पूरा। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा कि 40% लोगों के जो 40% जो सीट है वो 15% लोगों के हिस्से में यहां पर आ रही है। तो इसके चलते आने वाले टाइम पर यहां पर इसके ऊपर ये बेसिकली बवाल होगा कि जिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन की देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसी को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि नीतीश कुमार जो है इसी का फायदा उठाएंगे यहां पर अब इलेक्शन के टाइम पर। और इसी के चलते अलग अलग राज्य जो है वो भी यहां पर इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हर एक सेक्शन को उनके हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। देखिए, एक तो होता है सीट का रिजर्वेशन कर देना कि हाँ भाई साहब, हमारे यहां पर क्या है, 27% रिजर्वेशन मिल रहा है यहां पर ओबीसी को, ठीक है। ओबीसी की संख्या जो है दोनों को मिला दो अगर बैकवर्ड और यहां पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी में, तो 63% के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तो ये तरीका है कि जिसकी पॉपुलेशन जितनी है हमारे देश के अंदर में, उसी के हिसाब से जो सीट का बंटवारा है वो आप लोग कर दो। यानी कि अगर एसटी की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहां पर 1.6% है, मान लो देश के अंदर में अगर बात करें, तो उनको 1.6% रिजर्वेशन दे दो। यहां पर अगर बात करें जनरल कैटेगरी में उनकी सीट कितनी है, मान लीजिए देश के हिसाब से बात करें 15%, तो उनको 40% सीट क्यों दे रहे हो? उनको आप लोग यहां पर क्या करो, उनको फिर 15% सीट दो यहां पर। तो आने वाले टाइम पर यहां पर यह मांग उठ सकती है देश के अंदर में कि जितनी पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी की है उसी के हिसाब से उसको यहां पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी।
इसके चलते यहां पर आने वाले टाइम में इसके ऊपर पूरा का पूरा आप लोगों को यहां पर पॉलिटिक्स होती हुई नजर आएगी और इसी के चलते यहां पर ये सारी बातें देखने को मिल रही है। अब सबसे खतरनाक चीज तो यहां पर ये है आप लोग अगर इसको थोड़ा सा और डीपली समझोगे, जब मैं इस डेटा को देख रहा था, बिहार का जो डेटा यहां पर निकल कर आया, इसमें और भी चौंकाने वाले फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, बिहार से कौन कौन है यहां पर बताइए जरा, बिहार से कितने एसएलवी फैमिली मेंबर है? बिहार से अगर आप लोग बात करेंगे, यहां पर सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यानी कि टोटल आप लोगों ने यहां पर तो बोल दिया कि ये है, पर लेकिन इन रियलिटी में बिहार के अंदर में कौन कौन सी कम्युनिटी यहां पर पाई जाती है, अगर उसके बारे में यहां पर बात करें, अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं यहां पर, तो उसके बारे में आप लोग क्या बोलोगे? तो बिहार के अंदर में आप लोगों को सबसे ज्यादा यादव कम्युनिटी देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर ये बोला जा रहा है कि अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ओबीसी हो गई, ये एससी हो गई, एसटी हो गई। अब कम्युनिटी के अंदर भी जब आप लोग जाकर घुसोगे तो उसके अंदर भी डिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यार इतने यादव हैं यहां पर, इतने जाट हैं यहां पर, इतने ये पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई यहां पर, फिर उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा उसी बेसिस पर। तो ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पर डिवीजन आप लोगों को यहां पर नजर आने वाला है आने वाले टाइम में, और पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाएंगे। रीजन क्या है? रीजन आप लोगों ने पास्ट में भी देखा होगा। पास्ट में अगर चीजों को आप लोग उठा के देखोगे, सबसे खतरनाक जो सिचुएशन निकल कर आई थी वो यही थी कि यहां पर पूरी पॉलिटिक्स खेली गई थी जब 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की थी। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि हम लोग जो अक्सर ये पिक्चर देखते हैं जब यहां पर बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, इक्विटी के बारे में, तो रियलिटी क्या देखने को मिल रही है यहां पर? ये है बेसिकली रियलिटी। और एक तरीके से होनी क्या चाहिए? होनी यहां पर चाहिए कि इस तरीके से यहां पर इक्विटी होनी चाहिए। तो मतलब कि अगर ये कास्ट सेंसस निकल कर आता है तो यहां पर माना जा रहा है कि ये वाला पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी जितनी सीट है उसी के हिसाब से उसको यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर इस तरीके से सीटों का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कास्ट अगर देखें तो हमारे देश के अंदर में ये आज से नहीं है। अगर पुराना डेटा आप लोग उठाकर देखोगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एंसेंट सिस्टम हमारे देश के अंदर में, तो उसमें अगर बात करें, जो ब्राह्मण पृष्ठ हुआ करते थे वो टॉप पर आया करते थे, क्षत्रिय जिनको वॉरियर बोला करते थे, वैश्य जिसकी स्किल्ड ट्रेडर मर्चेंट, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शूद्र जो थे यहां पर उनको अनस्किल्ड बेसिकली फोर्स माना जाता था। फिर परिहार यहां पर हरिजन वगैरह ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको काफी लार्ज स्केल पर अनटचेबल तक माना जाता था। इसलिए यहां पर महात्मा गांधी जी ने मुहिम चलाई थी और आप लोगों ने देखा होगा हरिजन बोला करते थे, यानी कि भगवान के बंदे, ताकि यहां पर सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जा सके। हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे उन्होंने बोला था यार रिजर्वेशन रखते हैं पर लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, 10 साल के लिए रिजर्वेशन रखते हैं, 10 साल के बाद में फिर रिजर्वेशन हट जाएगा। पर लेकिन अभी ये आर्टिकल मैं आप लोगों को 2023 में बैठकर पढ़ा रहा हूं। आप लोगों को क्या लगता है कि यहां पर आखिर क्या हुआ उस प्रोमिस का कि 10 साल के बाद में ही हो जाएगा? और आज की डेट में भी हम लोग 75 साल पूरे करने के बाद भी इस बात को उसी पैटर्न में डिस्कस कर रहे हैं कि रिजर्वेशन बढ़ता ही जा रहा है, रिजर्वेशन कम नहीं हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश में 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट के अंदर में और स्टेट असेंबली के अंदर में महिलाओं के लिए बात की गई। इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है कि बोला गया कि 15 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप लोग क्या लगता है ये रिजर्वेशन कभी बंद होगा एक बार देने के बाद में? ये नहीं होने वाला है बंद, ये कंटिन्यू ही चलने वाला है। ये चीज आप लोग गांठ बांध लो, क्योंकि ये फिर आगे चलकर रिक्वायरमेंट नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, ये लोक लुभावनवाद की नीति बन जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पूरी पॉलिटिक्स ही खेली जाती है इसके मुद्दे पर कि रिजर्वेशन चलेगा, ये सारी चीजें चलेंगी, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर वहां पर देखने को मिलता भी है। ये आप लोगों ने लास्ट बिहार के इलेक्शन में यहां पर देखा होगा। लास्ट बिहार के इलेक्शन में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये बोला था, बेसिकली बीजेपी जो है उसने, कि हम लोग रिजर्वेशन को हटाएंगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही थी, तो उनको वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि हमारे देश के अंदर में ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को चीजें नजर आएगी कि एक तो होती है रिक्वायरमेंट और एक होती है पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर चलना चीजों को। तो उनमें लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो एक तरीके से स्टैब्लिश कम्युनिटी है वो भी सोचती है कि जब सबको रिजर्वेशन मिल रहा है तो हमको रिजर्वेशन क्यों ना मिले। आप लोगों ने देखा होगा 2014 के इलेक्शन से पहले जाट कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात की गई, पर लेकिन जब कमीशन ने ये चीजें चेक करी और कोर्ट के अंदर में मैटर गया तो उन्होंने बोला कि जाट कम्युनिटी एक तरीके से वेल टू डू कम्युनिटी है, उनको रिजर्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहां पर ऐसी चीजें आप लोग बोल सकते हो। इसी तरीके से यादव कम्युनिटी के बारे में बात करें, यादव कम्युनिटी भी एक काफी अच्छी कम्युनिटी आती है, काफी एक वेल टू डू कम्युनिटी आती है। कई सारे लोग बोलते हैं कि यादव कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, पर वहां पर रिजर्वेशन मिल जाता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें कई बार देखने को नहीं मिलती है, ये दिक्कत यहां पर निकल कर आती है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन हमारे संविधान ने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि अगर इस बेसिस पर रिजर्वेशन दोगे तो रिजर्वेशन कभी खत्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई तो गरीब होगा और कोई ना कोई अमीर होगा। हो सकता है कि आज एक इंसान के पास में मर्सिडीज है, वो अमीर है, और दूसरे के पास में यहां पर आज की डेट में मान लीजिए अल्टो है, वो गरीब है।
या तीसरे के पास में स्कूटर है वो गरीब है, या फिर साइकिल है वो गरीब है। तो कंपेरेटिवली देखो, कल को चलकर जिसके पास में मर्सिडीज है, उसके पास में प्राइवेट जेट आ गया, वो अब अमीर हो गया। अब इसके पास में मर्सिडीज आ गया, इससे नीचे गरीब हो गया। अब इसके पास में यहां पर होंडा सिटी आ गई, ये इससे कम गरीब हो गया। अब यहां पर नीचे वाले के पास में बाइक आ गई, ये कम गरीब हो गया। तो कंपेरेटिवली हमेशा कोई ना कोई अमीर और गरीब रहेगा। अगर इकोनॉमी के बेसिस पर आप लोग रिजर्वेशन दे दोगे तो कभी भी आप लोग रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे। तो ये तो तय हो चुका है कि हमारे देश के अंदर में रिजर्वेशन कहीं जाने वाला है नहीं है, वो आप लोग बोल सकते हैं कि फिक्स हो चुका है हमारे देश के अंदर में आज की डेट में। आप लोग ही क्या राय है इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय आप लोग लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, आप लोग क्या लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर देना चाहिए कि जितनी जिसकी पॉपुलेशन है उसी के बेस पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन के टाइम पर हम लोग सीट के बारे में बातें करते हैं कि पॉपुलेशन के बेस पर राज्य को सीट का बंटवारा मिला हुआ है, तो क्या पॉपुलेशन के बेस पर ही रिजर्वेशन भी यहां पर मिल जाना चाहिए? तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, इसको आप लोग कैसे देखते हो? आप लोग भी अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके ऊपर कई सारे आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आने वाले टाइम में इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से कोई इसके बारे में पूछ सकता है। तो अपना एक ओपिनियन आप लोगों का होना चाहिए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। रिजर्वेशन हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है? अभी जब यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया गया तो कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था इसमें, ये बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें काफी बार डिस्कस की जा चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो पूछना, आने वाले लेक्चर में उसको कवर किया जाएगा। ओके, और फीडबैक जरूर दे दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगती है, तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि आप लोगों को टॉपिक पसंद आ रहा है। एक छोटी सी बात जो मैं यहां पर अभी रिसेंटली देख रहा हूं, कई सारे बच्चे जो भी यहां पर ज्वाइन करते हैं बेसिकली आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में, वो फिर बाद में ये स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करते हैं कि सर ये दिक्कत देखने को मिल रही है जब भी हम लोग यहां पर पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में जाने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोगों को यहां पर मैं बता देता हूं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को जाना है तो आप लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में आप लोगों ने क्या किया, अपना यहां पर भेजा ये पेमेंट कि हाँ हमको इस ग्रुप में ऐड कर दो। उधर से प्रोसेसर बताया गया कि आपको ऐसे ग्रुप में ऐड होना है, पर लेकिन आप लोगों के सामने यहां पर ये चीज निकल कर आती है। तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फेक है ये, फालतू में हमारे पैसे डूब गए हैं। ठीक है उसके अंदर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर फेक होता तो इतने सारे लोग वहां पार्टिसिपेट कर डेली आंसर लिख रहे हैं, तो वो आंसर कैसे लिख पाते आप लोग ये बताइए। उसके अंदर आप लोग मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, इतने सीरियस कैंडिडेट है, तो फेक वेक कुछ नहीं है। मैं आप लोग को बताता हूं प्रॉब्लम क्या निकल कर आ रही है जो आप लोग फील कर रहे हो। अभी फिलहाल हमारे देश के अंदर में 4G कनेक्शन चल रहा है, 4G की जगह 5G को रोल आउट किया जा रहा है जियो के द्वारा। तो इसकी वजह से दिक्कत क्या आती है, ये नॉर्मली जियो के फोन में चीज देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन भी ओपन करते हैं, कई बार एप्लीकेशन में दिक्कत आती है, तो एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आती है, ये जियो के फोन में। अगर सेम काम आप लोग वाईफाई का इस्तेमाल करोगे, वाईफाई के कनेक्शन का इस्तेमाल करोगे कहीं भी जाकर, तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ये सारे लिंक भी काम करेंगे, आप लोग का एप्लीकेशन भी काम करेगा। अभी गांव वाले एरिया में, खासकर जो दूर दराज वाले एरिया में बैठे हुए हैं जहां पर कनेक्शन काफी कम देखने को मिलता है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। तो ये ट्रांजिशन फेज है 4G से 5G पर जाने का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कभी भी लगे कि यार एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ना कि एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। मैंने बोला टीम को यार ये क्या चल रहा है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे मेल कर रहे हैं लोग, आखिर रीजन क्या है? तो उन्होंने बोला सर रीजन हमारे हाथ में नहीं है, ये रीजन जियो के कनेक्शन के हाथ में है। किसी भी एयरटेल के कनेक्शन का या फिर दूसरे पर्टिकुलर नेटवर्क के कनेक्शन का कभी मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जियो रोल आउट कर रहा है काफी फास्ट तरीके से 5G, या फिर कोई वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, वो कभी यहां पर इसके बारे में नहीं बोलता कि सर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो बैलेंस बनाना यहां पर जरूरी है। थोड़ा सा आप लोग ये देखिए कि आप लोग एक बार क्या कर लीजिए, वाईफाई से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर आंसर पोस्ट आराम से करते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसको यूज करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फेक नहीं है यार, इतनी मेहनत लग रही है यहाँ पर। कल तो अब तो आप लोगों को यहाँ पर रेगुलरली 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक स्टैटिक क्वेश्चन, एक करंट का क्वेश्चन। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंसान बैठ के मेहनत कर रहे हैं इतने डेमो आंसर प्रोवाइड कराने के लिए, और एक इतनी चीजें चल रही हैं, और आप लोग बोल रहे हो कि सर फेक है ये कम से कम थोड़ा सा मतलब पेशेंस नाम की चीज खत्म होती जा रही है आज की डेट में। तो पेशेंस रखना सीखो यार, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंदगी में बहुत काम आएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेशेंस हमेशा रखो, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दोस्तों ये आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस आर्टिकल में आप लोगों को कई सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी कि आप लोगों का व्यू जो है समाज को लेकर वो बदलता हुआ नजर आएगा, और बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों का खासकर प्रीलिम्स के ऊपर भी जो फोकस रहता है उसके भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के कवर यहां पर हो जाएंगे। बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रिलीजन है, तो इसके चलते कई सारी बातें चीजें आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती हैं
ये जो आर्टिकल है पहले वाले आर्टिकल से भी थोड़ा सा कनेक्ट होगा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसी बातें यहां पर बोली गई हैं कि आखिर हमारे देश की यूनिटी क्या है। इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, यहां पर गांधी जी की यूनिटी के बारे में बताया गया है, कांग्रेस की यूनिटी के बारे में बताया गया है, बीजेपी की यूनिटी के बारे में बताया गया है और देश की यूनिटी के बारे में बताया गया है। तो यानी कि अलग अलग तरीके से यूनिटी को डिफाइन किया गया है। पर लेकिन इन रियलिटी में अगर आप लोग यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कहां पर एग्जैक्ट आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, तो हमारे संविधान के अंदर में जो प्रियम्बल है जिसको आप लोग प्रस्तावना बोलते हैं, उसके अंदर में आप लोगों को यहां पर लिखा हुआ है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि यहां पर शब्द यूनिटी ऑलरेडी मेंशन है हमारे संविधान के अंदर में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटी वर्ड जो है वो मेंशन है। तो यूनिटी वर्ड जो है मेंशन है यहां पर, तो इसके बारे में अगर बात करें तो कैसे यहां पर ये यूनिटी वर्ड आया, क्या ऑलरेडी यूनिटी वर्ड हमारे संविधान में पहले से ही था या फिर यहां पर इसको बाद में ऐड किया गया। तो ये एक बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि जब बात यूनिटी की जा रही है तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हुआ चलता हूं ताकि आप लोग इसके साथ में यहां पर कनेक्ट कर सके। सबसे पहले जब आप लोग बात करते हैं हमारा संविधान, तो उसका जो प्रियम्बल है उसमें एक बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि अब तक आज तक उसके अंदर में बस एक बार चेंज किया गया है, यानी कि आज से पहले इसके अंदर बस एक बार चेंज किया गया है हमारा जो प्रियम्बल है इसके अंदर में। इससे पहले कभी प्रियम्बल जो है वो चेंज नहीं किया गया है। ये अगर आप लोगों के माइंड में रहेगा तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप लोग यहां पर चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे और ये आप लोग समझ पाएंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान के अंदर में 1976 में, यानी कि 1976 में, जब हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी 75 से लेके 77 तक का। उसी ड्यूरेशन में यहां पर हमारे संविधान के अंदर में चेंज कर आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ नए शब्द भी ऐड किए गए। आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि यानी कि ओरिजिनली यहां पर जैसा था अब आप लोगों को ऐसा यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, उसमें चेंजेस आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो वो चेंजेस क्या है आखिरकार, यानी कि जो ये शब्द हम लोग ऑलवेज पढ़ते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो क्या यूनिटी शब्द जो है हमारे प्रियम्बल में पहले से ही था या फिर बाद में ऐड किया गया। तो इसके बारे में आप लोग ये याद रखिए कि 3 शब्द जो हैं हमारे संविधान के अंदर में बाद में ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में, जो कि ओरिजिनली आप लोगों को नहीं देखने को मिलते थे। इसमें सबसे पहले जो शब्द आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द जो है ये यहां पर नहीं था पहले, इसको ऐड किया गया है। इसी के साथ में सेक्युलर शब्द जो था वो भी यहां पर ऐड किया गया है, और ये ऑलरेडी आप लोगों से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहां पर कौन से शब्द जो हैं वो ऐड किए गए हैं। आप लोगों को तीनों स्टेटमेंट दे रखे थे, मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, और उसमें बताया गया था कि बताइए इसमें से ओरिजिनली कौन सा था, यानी कि जब तक ऐड नहीं किया गया था तब तक कौन सा था। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, अगर आप लोग डिक्शनरी में जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आप लोग यहां पर इसको याद रख सकते हैं। सोशलिस्ट यहां पर पहला है सोवरन, फिर है सोशलिस्ट और फिर है सेक्युलर, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले यहां पर हमारा क्या था, वो था सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, 2 शब्द ऐड कर दिए सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में। किससे किए गए यहां पर, ये किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। एक शब्द यहां पर ऐड किया गया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी पहले नहीं था, यहां पर था यूनिटी ऑफ द नेशन, बाद में इसको चेंज कर दिया क्या, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये भी शब्द जो है यहीं से ऐड किया गया। तो 3 शब्द हो गए, पहला हो गया यहां पर सोशलिस्ट, दूसरा हो गया यहां पर सेक्युलर और तीसरा हो गया यहां पर इंटीग्रिटी। यानी कि ये 3 शब्द यहां पर इसके अंदर में ऐड किए गए, जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है प्रियम्बल से, वो ये बनता है कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें ये नहीं लिखा है कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 में इंप्लीमेंट किया गया था। नहीं, ये हमारा संविधान अडेप्ट किया गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट, पर लेकिन कुछ पोर्शन आप लोगों ने देखा होगा 26 नवंबर 1949 में ही हम लोगों ने ये बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया था। तो इसलिए प्रियम्बल के अंदर भी वही डेट मेंशन है, ना कि ये वाली डेट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है, संविधान दिवस जो है, वो किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, देखो जरा किस किस को याद है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रियम्बल में अब तक एक बार संविधान में संशोधन किया गया प्रियम्बल के, और उसमें अब तक का वो संशोधन करके ओनली 3 वर्ड ऐड किए गए, तब से आज तक चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, हमारे संविधान के अंदर में अगर आप लोगों से पूछे कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आज तक किए जा चुके हैं, अगर आप लोगों से मैं बात करूं, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी आप लोगों ने देखा 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, वो किया गया कि 33% रिजर्वेशन दे दिया महिलाओं को, तो ये 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। पर लेकिन बिल कितने हैं, बिल है यहां पर 128।
तो जब मैंने कल ये इसके बारे में पढ़ाया था तो एक बच्चा ये कह रहा था कि सर ये होता क्या है, मतलब कैसे होता है ये डिफरेंस, मतलब कैसे इसको याद रखूं, समझ में नहीं आता है। तो बड़ा ही आसान सा एक बच्चे के द्वारा रिप्लाई भी किया गया था, हालांकि 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था, कई बार ये क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। तो यहां पर सबसे आसान तरीका क्या है इसको समझने के लिए, आप लोग ये याद रख सकते हैं कि आप लोगों ने जो है एग्जाम के जो अटेम्प्ट हैं आप लोगों मान लीजिए 6 अटेम्प्ट मिले हुए हैं एग्जाम में यूपीएससी के लिए, यूपीएससी का एग्जाम आप लोगों को देना है। आप लोगों के पास में 6 अटेम्प्ट है। 6 अटेम्प्ट में से आप लोगों ने जब यहां पर एग्जाम दिया तो आप लोगों ने यहां पर एग्जाम जो है वो 3 बार क्लियर किया। पहली बार में पोस्ट आप लोगों को आईआरएस मिल गई, दूसरी बार में पोस्ट आप लोगों को आईपीएस मिल गई, और तीसरी बार में पोस्ट जो है वो आप लोगों को आईएएस मिल गई। अब यहां पर मतलब क्या हो गया, जो ये 6 अटेम्प्ट थे आप लोगों ने, यानी कि 6 बार अटेम्प्ट किया, तो इसका मतलब यह कि इतने बिल प्रस्तुत किए गए हैं जब हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, यानी कि 128 बार जो है संविधान में चेंज करने की हम लोगों ने कोशिश की है। पर लेकिन सक्सेस कितनी बार हो पाए हैं, सक्सेस हो पाए हम लोग 106 बार, यानी कि बचे हुए जो बच गए आप लोग के जो बेसिकली यहां पर 22 अटेम्प्ट में फेल हो गए, हम लोग संविधान को संशोधित नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही 6 अटेम्प्ट आप लोगों ने दिए, अपने 6 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट फेल हो गए और 3 अटेम्प्ट में आप लोग सक्सेस हो पाए, जिसमें आप लोगों ने एग्जाम क्लियर किया और अलग अलग पोस्ट आप लोगों को यहां पर मिली। तो यानी कि 128 हो गए आप लोगों के अटेम्प्ट और सक्सेस मिली है आप लोगों को 106 बार। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो अटेम्प्ट हो गए आप लोग के बिल और सक्सेस हो गए आप लोग के अमेंडमेंट एक्ट जब वो कन्वर्ट हो गए। अब आप लोग शायद इसको कभी नहीं बोलोगे, तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि यहां पर आप लोग याद रखिएगा। अभी ये तो हो गई आप लोग की प्रियम्बल के हिसाब से यूनिटी मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा संविधान के हिसाब से, यानी कि संविधान में अगर इसके बारे में आप लोग जाओगे तो इसको किस तरीके से देखा गया है, तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन जाएगा। रीजन क्या है, रीजन इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अलग अलग क्राइटेरिया बना दिया है कि यूनिटी कैसी है। और उन्होंने यहां पर यूनिटी का जो सिस्टम है इस आर्टिकल में उन्होंने बता दिया कि यूनिटी हमारे हिसाब से यहां पर 3 डायमेंशनल हो गई है, यानी कि 3 तरीके की यूनिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। वो 3 तरीके की यूनिटी क्या है, अगर उसके बारे में कोई आप लोगों को समझाना चाहे तो थोड़ा सा आराम से समझते हैं, जिससे कि आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर रखें। इन्होंने बोला है एक तो यूनिटी वो है जो कि हिंदू की यूनिटी हो गई। हिंदू की यूनिटी मतलब हमारे देश में अलग अलग कैटेगरी है, हिंदू के अंदर भी अलग अलग हिंदू कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। हिंदू के अंदर में भी कई सारी कैटेगरी है आप लोगों की, ठीक है। कोई आप लोगों को जाट देखने को मिलेगा वो भी हिंदू ही है, ठीक है। आप लोगों को यादव देखने को मिलेगा वो भी हिंदू ही है। तो इस तरीके से बहुत सारी कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि हिंदू कम्युनिटी में आती है, तो उनको भी यूनाइट रखना है हम लोग को। तो ये क्या हो गया, ये हो गई हिंदू यूनिटी। दूसरी यूनिट इनके द्वारा बोली गई है ये है हिंदू और मुस्लिम यूनिटी, यानी कि ये सारी जो कम्युनिटी हिंदू वाली है और उसके साथ में मुस्लिम वाली है, उनको दोनों को मिक्स कर दो तो प्लस कर दो, ये हिंदू मुस्लिम यूनिट हो गई। और तीसरी जो इनके द्वारा बताई गई है वो है यहां पर हार्टलैंड, जो बेसिकली एक तरीके से यूनिटी, मतलब हमारे देश के अंदर में अलग अलग रीजन से लोग जो हैं वो निकल कर आते हैं। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंसान बोलता है कि मैं यूपी का हूं, दूसरा बोलता है भाई साहब हम तो बिहार से हैं, तीसरा बोलता है हम तो तमिलनाडु से हैं। देखते हैं ना कि बिहारी है या फिर गुजराती है, महाराष्ट्रन है या फिर एक तरीके से कोई दूसरे राज्य का है। तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों की रीजनल आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो रीजनल आइडेंटिटी आप लोगों की देखने को मिलती है। तो यहां पर ये रीजनल आइडेंटिटी जब यहां पर यूनाइट होती है तभी हम लोग की नेशनल मेन स्ट्रीम की आइडेंटिटी बनती है, यानी कि हम लोग सभी इकट्ठा होकर यहां पर आते हैं। तो रीजन के बेसिस पर भी यहां पर लोग जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। हालांकि रीजन हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, डिवीजन तो इतने जिसकी कुछ हद नहीं है, पर इन्होंने 3 पॉइंट पर यहां पर बात की है राइटर ने कि यहां पर फिलहाल के टाइम पर ये 3 तरीके की आप लोगों को यहां पर डिवीजन देखने को मिलेगा। इन 3 में इनके द्वारा जो सबसे पहले बात की गई है, अगर बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके हिसाब से कौन सी यूनिटी हुआ करती थी, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा भीमराव अंबेडकर जी जब यहां पर डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे थे और यहां पर बेसिकली अलग से इलेक्ट्रोल की बात कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि ये अंग्रेज जो हैं वो हिंदू के अंदर में डिवीजन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने अलग कर दिया है। अब हिंदू के अंदर भी अगर डिवीजन हो गया तो देश कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा। तो महात्मा गांधी जी हमेशा इन 2 यूनिटी के बारे में बात करते थे, यानी कि उनके हिसाब से ये 2 यूनिटी थे, वो यहां पर चाहते थे कि देश को जो है इन 2 यूनिटी के हिसाब से जो है ढंग से लेकर चला जा सके। तो फर्स्ट 2 डायमेंशन उनका इंटरप्रिटेशन था कि हिंदू हिंदू यूनाइट होना चाहिए, इंक्लूसिव तरीके से देखा जाए, और हिंदू और मुस्लिम की भी यहां पर एक तरीके से यूनिटी होनी चाहिए ताकि पूरे देश के सेक्शन को ढंग से आगे लेकर चला जा सके। यानी कि एक तरीके से वो यहां पर सारी पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक साथ में कनेक्ट करना चाहते थे, जो महात्मा गांधी जी का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता था। ये महात्मा गांधी जी की यूनिटी होगी जो कि इन्होंने बताई है। दूसरी नेक्स्ट यूनिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डिजाइन है, आखिर हमारा संविधान कैसी यूनिटी के बारे में बात करता है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बता प्रियम्बल के अंदर में, तो यूनिटी देखने को मिली।
प्रियम्बल के अंदर में आप लोगों को और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग चीजों को ध्यान से देखोगे तो आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। उसके साथ में कनेक्ट करके देखो, जस्टिस जो है ये आप लोग को 3 तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रियम्बल के अंदर में, प्रस्तावना के अंदर में कितने तरीके का जस्टिस है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें लिबर्टी की तो आप लोग अपने थॉट, विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अपना विश्वास आप लोग, फेथ हो गया, वर्शिप हो गया। इक्वलिटी के बारे में बात करें कि क्या अपॉर्चुनिटी है इक्वल, एक दूसरे के साथ में समानता के बारे में, तो स्टेटस के बारे में बात की जाती है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जाती है, फर्टर्निटी, भाईचारा, एक तरीके से यूनिटी, इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल, ये सारी बातें की जाती है। तो संविधान के हिसाब से बात करें तो वो क्या बोलते थे कि हम लोग बेसिकली आज की डेट में जो यूनाइट रहेंगे तो अलग अलग डायमेंशन में रहेंगे, यानी कि लिंग्विस्टिक भी वो चाहते थे यूनाइट रहे हम लोग, कल्चर के हिसाब से भी संविधान चाहता था हम लोग यूनाइट रहे, इसी के साथ में हम लोग रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से भी हम लोग यूनाइट रहे। अगर हम लोग यहां पर स्पेशल प्रोविजन बनाए, हालांकि उन्होंने मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए जैसे कि SC ST के लिए अलग से प्रोविजन बना दिए, पर लेकिन बेसिक मुद्दा यहां पर यह था कि सारे के सारे यूनाइट रहे और एक दूसरे के साथ में मिलकर जो है वो आगे बढ़कर चले। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन हमारे देश के अंदर में संविधान की यूनिटी मैंने बता दी, महात्मा गांधी जी की यूनिटी बना दी। अभी यहां पर अगर बात करेंगे तो पॉलिटिकल यूनिटी आप लोग क्या देखने को मिलती है। पॉलिटिकल यूनिटी में जब आप लोग जाकर चेक करोगे तो यहां पर आप लोगों को अलग अलग नजर आएगा, यानी कि जैसे यहां पर बात करें, इनके हिसाब से यह माना जाता है कि जो कांग्रेस है वो चाहती है कि लगभग सबको साथ में ही लेकर चला जा सके लगभग। हालांकि एक ऐसा एंगल है जिसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो हल्का सा, क्योंकि इस तरीके की बातें जो है आप लोग एग्जाम में नहीं लिख सकते, पर हाँ ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स में अगर आप लोग बात करोगे तो बीजेपी के हिसाब से जो यूनिटी है वो चाहते हैं कि हिंदू वाली यूनिटी हो, यानी कि जो पहले वाली यूनिटी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की थी ना, जो फर्स्ट यूनिटी थी यहां पर, तो यहां पर जो बीजेपी है वो चाहती है कि फर्स्ट यूनिटी यहां पर आगे बढ़े, ठीक है, यानी कि तीनों यूनिटी में से फर्स्ट यूनिटी आगे बढ़े। जब यहां पर बात करते हैं कांग्रेस जो है वो थोड़ा थोड़ा चाहती है बैलेंस बनाना सबके साथ में, यानी कि वो तीनों डायमेंशनल यूनिटी को आगे लेकर चलना चाहती है, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर यहां पर खेलना नहीं चाहती है। पर लेकिन इन सबके चलते भी एक नया शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो अभी बिहार का जो कास्ट सेंसस निकल कर आ रहा है उसने एक नई यूनिटी यहां पर क्रिएट कर देगा। एक सेंसस वो क्या करेगा कि अलग अलग कम्युनिटी जो है वो अपने आप में ही यूनाइट होंगी। पिछड़ा वर्ग कहेगा हम एक साइड में हो गए, अन्य पिछड़ा वर्ग कहेगा हम एक साइड में हो गए, अनुसूचित जाति कहेगी हम अलग हो गए, और अनुसूचित जनजाति अलग, और अनारक्षित अलग, यानी कि इन सब में अंदर ही आप लोग को यूनिटी देखने को मिलेगी सबकी। क्यों? क्योंकि अब इनको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अलग अलग चाहेंगे कि हम सबको यहां पर रिजर्वेशन मिल जाए, और इन सबको मिलाकर एक साथ में रखना ये थोड़ा सा टफ होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यूनिटी जो है वो हमारी चेंज होती नजर आएगी। कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया गया इससे, तो सोशल जस्टिस और इक्विटी के बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी यहां पर, क्या रियलिटी में हम लोग उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं या फिर उसको एज ए हम लोग एक टूल यूज करने वाले हैं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो नेशनल किस तरीके से हमारे देश के अंदर में चीजें चेंज हो रही है, किस तरीके चीजें कन्वर्ट हो रही है, वो देखने की बात है। और फ्यूचर में हमारी जो यूनिटी होगी वो कितना सस्टेनेबल, कितनी ऑथेंटिक होगी, वो यहां पर ये सारी जो सिचुएशन चल रही है इससे पता चलेगा। तो यूनिटी का मतलब ये नहीं कि होमोजेनिटी होना, यूनिटी का असली मकसद यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सारी की सारी कम्युनिटी रहे और फिर भी हम लोग साथ में एंजॉय करें। इसीलिए हमारे देश में बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम ये नहीं चाहते कि हिंदू के बीच में यूनिटी हो, हम ये चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी यूनिटी हो, हम ये चाहते हैं कि कल्चर के बेसिस पर भी यूनिटी हो। तमिलनाडु में अगर कोई इंसान है और कोई इंसान जो है आज के डेट बिहार में है, कोई इंसान जो है आज की डेट में जो है नॉर्थ ईस्ट में है, कोई इंसान आज के डेट में गुजरात में है, तो हर एक इंसान जो है वो यूनाइट हो। यानी कि हमारी यूनिटी जो होनी चाहिए वो संविधान वाली यूनिटी आप लोग की होनी चाहिए। आने वाले टाइम में डाइवर्सिटी के साथ में यूनिटी हो। ये थोड़ी ना जरूरी है कि यार हर एक इंसान का विचार मिले। मैं अक्सर देखता हूं जब मैं कोई आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाता हूं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं कि सर आपकी इस बात से हम लोग सहमत नहीं है। मैंने देखा है, अच्छा लगता है मुझे जब मेरी बात से सहमत नहीं होते हैं कि हाँ सर इसमें, क्योंकि वो सहमत नहीं होते हैं, ये नहीं बोलते छोड़ देते हैं बस, वो आगे ये भी बताते हैं कि सर हम सहमत क्यों नहीं है। वो अपना व्यू भी देते हैं यहां पर कि सर ये बात ऐसे भी तो हो सकती थी। जैसे मैंने कई बार लड़कियों के बारे में कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए, मैं अक्सर जो है पेरेंट्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आता हूं कि मैंने कहा पेरेंट्स जो है वो अच्छे होते हैं। कई सारे बच्चे जो है पेरेंट्स की बुराई करते हैं, सर आपके पापा मम्मी पापा अच्छे होंगे, हमारे मम्मी पापा से आके मिलो तो पता चलेगा आपको मम्मी पापा कैसे होते हैं। ऐसे में कई बार सास ससुर के बारे में बोल देता हूं कि हाँ जिस तरीके से मैंने कहा जो सास ससुर होते हैं एक तरीके से, तो कई सारे ऐसे हैं सास ससुर इतने खतरनाक होते हैं वो बहू को नहीं जीने देते हैं, वहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। पर लेकिन मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने अगर रखा जाए तो मेजोरिटी की नॉर्मली तरीके से बात की जाती है। कहीं बहुत ज्यादा एक तरीके से तीखी निकल गई तो कहीं सास ससुर तीखे निकल गए, जो दोनों मिल गए जहां पर वहां पर एक तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी आ गई,
ठीक है। तो मुद्दा क्या आ गया यहाँ पर घुमा फिरा के, वो आप लोग की समझ में आ गया होगा। सीधा जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो बेसिक बैलेंस आप लोग यहां पर समझिए, उसका मतलब आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आखिर कौन सी यूनिटी है हमारे देश के अंदर में, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, या फिर कौन सी यूनिटी आप लोग चाहते हैं अगर पूछे, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे जब पढ़ने में बैठा मुझे लगा कि मैंने कहा वाह यार किस तरीके से चीजों को समझाया गया है। देखिए जब आर्टिकल आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग की एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो आर्टिकल जरूर आप लोग देखा करो, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, और तभी आप लोग सोसाइटी को भी समझ पाएंगे। और जब आप लोग एक पोस्ट पर जाकर बैठेंगे ना, आप लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आप लोग इन रियलिटी में वहां पर जस्टिस कर पाएंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ में, क्योंकि आप लोग ये सारी चीजें पढ़ कर गए हो। ठीक है, आप लोग ये सारी चीजें समझ कर गए हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना, थम्स अप देके। अगर अच्छा लगा है तो बताना जरूर कि हाँ यार मजा आ गया आर्टिकल सुन के, और क्या कुछ नया जानने को मिला, या फिर लग रहा है कि नहीं नया नहीं सर सारी चीजें पता ही थी। ठीक है, बताना जरूर जो भी आप लोगों के व्यू हैं। और बाकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेंज करने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जिससे कि चीजें और अपग्रेड की गई। पार्टिसिपेट जरूर किया करो यार, पार्टिसिपेट आप लोग करते हो ना, तो उससे एक लगता है कि मतलब मैं जो गला फाड़ फाड़ कर जो पढ़ा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग सुन रहे हो रियलिटी में। ठीक है, आप लोग मेरे तक चीजें कैसे पहुंचा सकते हो, ये तो कमेंट हो गया, कमेंट से पता चलता है कि हाँ आप लोग यहाँ पे हो, वरना मुझे क्या पता यार 50,000 देख रहे हैं, 60,000 देख रहे हैं, 1 लाख लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ी ना पता चलता है उसके बारे में। लाइक से ये पता चलता है कि हाँ वीडियो पसंद आ रही है, कमेंट से ये पता चलता है कि आप लोग यहाँ पे हैं। तो दोनों काम आप लोग बताया करो, वरना कौन देखकर चला गया मुझे क्या पता चलेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है आप लोग को जो एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास में, उनका बिहेवियर आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ये जो राइटर हैं जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, ये खुद यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाथी के साथ में कनेक्टेड है, और इसके पीछे की स्टोरी सुनाते हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर में। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग जानोगे तो आप लोगों को लव स्टोरी भी थोड़ी फील होगी, मतलब आप लोग चीजों को समझ पाओगे। ये जो हाथी है इसका नाम है रिवाल्डो। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिवाल्डो, जिसका नाम मैं आर बोलूंगा यहाँ पर, तो ये जो आर एलिफेंट है, ये एलिफेंट आसपास वाले एरिया में कुछ लोगों को दिक्कत पहुंचाता है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है ह्यूमन और एनिमल के बीच में, जो कि आप लोग के सिलेबस का पार्ट भी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पकड़ लिया जाता है इस हाथी को, और पकड़ने के बाद में इस हाथी को जो है एक केज यानी कि एक पिंजरे के अंदर में रख दिया जाता है। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये सोचो कि आप लोग बहुत ही आजाद पंछी हो, आप लोग घर पे भी रुकना पसंद नहीं करते हो, आप लोग बाहर जाना पसंद करते हो, और किसी दिन आप लोग को एक रूम के अंदर में बंद करके रख दिया जाए, तो आप लोग कैसा फील करोगे। आप लोगों के आसपास में अगर बाहर से किसी खेलते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देगी, तो आप लोग फील करोगे कि नहीं यार मुझे भी खेलने जाना है। आप लोग मस्ती से बाहर घुमा करते थे, अपना एंजॉय झुंड में आप लोग लाइफ को एंजॉय किया करते थे, अपना कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी मजे कर रहे हैं। वही सेम फीलिंग यहाँ पर ये हाथी फील कर रहा था। जब इसके आसपास में एक हथनी आती थी, उसका भी नाम इनके द्वारा रखा गया है बेसिकली, मतलब नाम से पुकारने पे क्या रहता है कि नाम से पुकारने पे ही रहता है कि उसके साथ में कनेक्टिविटी बन पाती है। ठीक है, तो जो हथनी पास में आया करती थी, तो ये बताया गया कि हाथी जो है उसको फील कर लिया करता था पहले ही, यानी कि आसपास में जैसे उसको दिखा करता था, मतलब दिखता भी नहीं था, सूंघ यानी कि स्मेल से फील कर लेते हैं। तो नॉर्मली पूरे दिन ये स्ट्रेस में रहा करता था, पर लेकिन जैसे उसके आसपास में वो यहाँ पर हथनी दिखाई देती थी, मतलब दिखाई न दे, सूंघ ले उसको, तो ये अच्छा फील करने लगता था कि हाँ मेरे आसपास में है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये इतनी अच्छी इनकी एंगेजमेंट थी कि जब तक इसको पकड़ के रखा गया, रेगुलरली वो हथनी जो है वो यहाँ पर विजिट करने इसको आया करती थी। इसको बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसको देखने या फिर दिखता तो नहीं था, इसको फील करने आया करती थी, क्योंकि यहाँ पर इसको जो आसपास में इसको जो घेरे हुए थे, इसको जो पकड़ के रखे हुए थे लोग, यहाँ पर ऑफिशियल जो लोग थे, वो यहाँ पर उसको आसपास में आने नहीं देते, तो उसको बार बार भगा देते थे। तो ह्यूमन एनिमल जो यहाँ पर अगर बॉन्ड देखने को मिले, वो बॉन्ड अच्छा भी हो सकता है और वो बॉन्ड बुरा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिएक्शन कैसी है एनिमल्स को लेकर जो हमारे आसपास में है। अगर हम लोग एनिमल्स को प्यार करेंगे तो वो हमारे साथ में प्यार करते हुए नजर आएंगे, और अगर हम लोग एनिमल्स के साथ में गलत ट्रीटमेंट करेंगे तो एक सीधा साधा एनिमल भी जो है वो हमारे ऊपर कुर्राता हुआ नजर आएगा। आप लोग देखो कुत्ते के ऊपर या फिर गाय भैंस जो घर में जो भी आप लोग के जानवर है, उनके सर पर कभी खुजली करना थोड़ा, वो आप लोग के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, तो वो कहेंगे और खुजा दो यार। तो ये प्यार आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप लोग उनको मारने की कोशिश करो तो फिर वो भी आप लोगों को भी सींग मारेंगे, कुत्ता आप लोग काटेगा। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो जैसे इसको पढ़ के ले गए यहाँ, काफी डिस्ट्रेस रहा यहाँ पर, तो ये जो राइटर है इनके द्वारा विजिट किया गया यहाँ पर, और विजिट करने के बाद में राइटर जो है यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर जब मिले लोगों से, तो उन्होंने इसके बारे में और बातें जानी, और फिर मीडिया में आकर इनके बारे में लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि जो लोकल मीडिया था ना, लोकल मीडिया ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मीडिया की, अगर किसी ऐसे
जानवर को पकड़ लिया जाए या फिर कहीं गलत हो रहा है, तो मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पब्लिक में दिखाए। तो यहां पर जबकि मीडिया ने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नहीं दिखाया। जब रेवल्डो को रिलीज किया गया यहां पर, तो यहां पर एक तरीके से वो तब किया गया जब द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में कई सारे आर्टिकल यहां पर छापे गए पर्टिकुलर हाथी को लेकर, किस तरीके से कैप्टिव रखा जा रहा है एनिमल को बिना किसी रीजन के लिए। आप लोग खुद एनिमल के एरिया में जाते हैं और फिर कहते हैं कि एनिमल ने हमको मार लिया। अगर आपके घर में आकर हाथी रहने लगेगा तो क्या आप लोग हाथी को अलाउ करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग वहां पर उसको भगा दोगे, तोड़ेगा फोड़ेगा, यहां पर पोटी करेगा, आप लोग ये सारी चीजें देखोगे, वहां पर गंदगी फैलाएगा, तो कोई आदमी जो है अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। तो फिर आप लोग उनके घर में जाकर उसी की चीजों को बर्बाद कर फिर वो आप लोग के ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप लोग बोल रहे हो कि हमको मार क्यों रहा है? तो ये तो बिना बुद्धि वाली बात हो गई। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि एनिमल और ह्यूमन का इंटरेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को मारने वाला होना चाहिए। दूसरा, जब नाम दे दिया जाता है किसी हाथी को तो एक कनेक्टिविटी भी बन जाती है, इंसानों की भी इवन कनेक्टिविटी बन जाती है, वो नेचर समझने लगते हैं, अच्छा ये कैसे नेचर का है। तो इसलिए जानवरों का भी नाम रखना जो होता है वो अच्छी बात होती है। तो सीधी सीधी बात यहां पर यही है कि अगर लोकल एरिया में कुछ भी गलत होता है जानवरों के साथ में, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको यहां पर कहीं ना कहीं मुद्दे को उठाए ताकि जानवरों के साथ में कुछ ना हो। कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इवन कुत्ते बिल्ली जिनकी टांग टूट गई है, दिक्कत हो गई है, उनको भी यहां पर एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों ने शायद वो एपिसोड देखा होगा जिसमें जॉन अब्राहम साहब जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे हुए हैं और दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। उस टाइम पर वो एक एनिमल से रिलेटेड एक एनजीओ के बारे में बात करते हैं और वो उसको देखकर रोने लगते हैं। किस किसने देखी है वो वीडियो? तो वहां पर रियलिटी में दिखाया गया कि उनका लव, उनका प्यार क्या है बेसिकली एनिमल को लेकर, क्योंकि वो बेजुबान है और हम लोग कभी भी ठाकर किसी भी कुत्ते को मार देते हैं किसी भी एक तरीके से, तो ये एक तरीके से ऐसा लगता है कि इस धरती पर बस हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो ये गलत तरीके का बिहेवियर हम लोग को छोड़ देना चाहिए। तो ये एनिमल के लिए एक अवेयरनेस की वीडियो भी आप लोग बोल सकते हैं, ताकि लोग जो है एनिमल को भी समझे कि वो भी इसी पर्टिकुलर पृथ्वी का पार्ट है जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। पर हमको ऐसा लगता है कि हम ही बस इस पृथ्वी पर रहेंगे, कोई भी एनिमल इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तो ये कितना सही है आप लोग खुद बताइए। आप लोगों ने कौन सा जानवर पाल रखा है? अगर आप लोगों ने कभी पाला है जानवर तो बताइएगा येस या नो। आप लोगों की फीलिंग क्या रही है उसके साथ में? अगर कोई उसके साथ में कुछ गलत करे तो क्या आप लोग अच्छा फील करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जानवर जो है वो इंसान की लाइफ का पार्ट है। हम लोग स्टार्टिंग से ही जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं कहीं ना कहीं। आज की डेट में भी दूध पीना हर एक इंसान की पसंद होती है, वो जानवरों से ही निकल कर आप लोगों के पास में आता है। बहुत सारे ऐसे आइटम है जो जानवरों के रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम लोग इनको अपना दोस्त बनाकर काम करें, ना कि इनको गलत तरीके से ट्रीटमेंट दें। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको ह्यूमन एनिमल दोस्ती में कन्वर्ट कर दे तो कैसा रहेगा? पर लेकिन इसके लिए हम लोग को अपनी कुछ क्राइटेरिया बेसिकली सेट करने पड़ेंगे ताकि इन चीजों को समझ सके, और एनिमल का बिहेवियर हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो सांप वाली स्टोरी सुनी थी ना, दोस्त बना लो पर लेकिन अपने आप में आप लोग को उनका एनिमल का बिहेवियर भी चेक करना पड़ेगा। पता चला वो सटक गया शाम को उठकर, तो ये भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप कि माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी बताना जरूर आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हो एनिमल के साथ में, मैं पढ़ना चाहूंगा। अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट पढ़ता हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करते हो, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पता मुझे, पर हाँ आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ यार। मैं रियलिटी में कह रहा हूँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं आज की डेट में जो ग्रो हो रहा हूँ वो आप लोगों की वजह से हो रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो जब पढ़ता हूँ तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये भी चीजें हैं, तो उसके बारे में मेरे एक नॉलेज में आती है वो चीजें भी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो। दोस्तों बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाने हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। इसमें से सबसे ज्यादा फेवरेट आप लोगों का क्या है? बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाउमीन या फिर मफिन, या फिर पीछे कोल्ड ड्रिंक भी है। यहाँ पर आप लोग देखो कोल्ड ड्रिंक भी है यहाँ पे, और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा समोसे भी हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप लोग ये मतलब कुकीज वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मतलब सॉस भी है भाई साहब, बहुत सारे लोगों को सॉस काफी ज्यादा पसंद आता है। ठीक है ये सारी की सारी चीजें जो हैं आप लोग की जिंदगी को इस लेवल पर बर्बाद करेगी कि आने वाले टाइम में आप लोग अंदाजे भी नहीं लगा सकते हैं कि ये कहां पर ले जाकर आप लोगों को रख देगी। बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको टाइम बॉम्ब बोल दिया गया है राइटर के द्वारा। बोला गया कि ये टाइम बॉम्ब है, जब फटेगा ना लोग संभाल नहीं पाएंगे, इतनी बुरी कंडीशन आज के डेट में देखने को मिलेगी। डायबिटीज एक ऐसी चीज हो चुकी है जो छोटे से लेके बड़े तक, यानी कि बचपन से लेके 55 तक सबकी बॉडी में घुस चुकी है ये डायबिटीज। अगर इसको आज की डेट में निकाल कर नहीं फेंका जाएगा, इसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो ये टाइम बॉम्ब हो चुका है। जब फटेगा तो यहां पर पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको डील करना है। और सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी किसकी है? वो है काफी हद तक फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के साथ में हम जैसे लोग जो कि यहां पर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये शरीर मिला हुआ है, फ्री का ही तो है,
कर दो बर्बाद, अपना ही तो है, किसी और का थोड़ा, कोई बोलेगा थोड़ी ना कुछ, तो बर्बाद करके रख दो इसको। तो इसलिए खूब इंटरेस्टिंग चीजें खाते हैं। आप लोगों को पता है कि ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही रिसर्च और स्टडी कर बनाई गई है कि आप लोग की जीभ को अच्छी लगे। ये आप लोग के जो जीभ के जो टेस्ट हैं, बेसिकली टेस्टीज जिससे आप लोग एक तरीके से जो टेस्ट करने वाले जो आप लोग के जीभ के अंदर में जो पोर्स हैं, उनको ये चीजें पसंद आए। इसको एक बार खाने के बाद में आप लोग बार बार खाएं। दुनिया भर की रिसर्च और स्टडी कर यहां पर इनको बनाया गया भाई साहब। उनको इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इससे आप लोग की सेहत पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आप लोग की सेहत आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है बनाना और बेचना और पैसे कमाना। जो लोग इसको बेचते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा आलिया भट्ट का वो एड, जिसमें आलिया भट्ट जो है लोगों को आइसक्रीम खिला रही है, चॉकलेट खिला रही है, और कपिल शर्मा के शो में आके वो खुद बोल रही है कि मुझे मीठा खाए पता नहीं कितना टाइम हो गया। मतलब वो ये सारी चीजें नहीं खाती है। आप लोग सलमान खान को कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए देखते होंगे, वो कभी आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ नहीं मिलेगा। इंसान इतना हेल्थ कॉन्शियस है वो। अक्षय कुमार, इसी के साथ में अजय देवगन, भाई साहब कमला पसंद खिला रहे हैं लोगों को। अपने बच्चों को बोलेंगे कमला पसंद खाने के लिए कि कमला पसंद खा लो, सुबह को एक सुबह और एक शाम खाने के साथ में कमला पसंद खाना है, खाना अच्छे से पचेगा। बोलेंगे अपने बच्चों को? बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई साहब। वो ऐसा शानदार खाना खिलाएंगे अपने बच्चों को जिसकी कुछ हद नहीं है। पर उनके बच्चे हैं, गरीब के बच्चे उनके बच्चे नहीं है, इसलिए उनका पूरा फोकस है पैसा कमाने पर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मुझे देखने को मिली, जब इसने टाइम बॉम्ब बोला तो मैंने सोचा कि टाइम बॉम्ब बोला क्यों। इस आर्टिकल को पढ़ते हुए वो अभी आगे बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों बोला। पर उससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं डायबिटीज के बारे में, यानी कि डायबिटीज आखिर है क्या, अगर आप लोगों से डायबिटीज की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलोगे आप लोग? डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो कि आप लोग बोल सकते हो कि एक इंसुलिन नाम का एक आप लोगों की बॉडी के अंदर में हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन इज ए हार्मोन जो कि रेगुलेट करता है आप लोगों की बॉडी के अंदर में, किसको? वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, या फिर ब्लड ग्लूकोज बोल सकते हो आप लोग यहां पर। यानी कि आप लोगों के ब्लड के अंदर में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, जो मीठा है, उसको रेगुलेट करता है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलना बंद हो जाए, या फिर निकलने के बाद भी आप लोगों की बॉडी जो है इसको यूज न कर पाए, तो तब सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है कि वो जो मीठा है वो आप लोग की बॉडी के अंदर में ना ढंग से पच पाता है और चीजें एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। आप लोग का शुगर जो है वो उस तरीके का नहीं रहता जो कि एक हेल्दी बॉडी का शुगर है, आप लोग का ब्लड जो है वो ऐसा नहीं रहता जो कि हेल्दी बॉडी का ब्लड है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती रहती है। तो इसी के ऊपर राइटर ने बड़ी खतरनाक बात ये बोल दी, जो कि मैं सोचकर और सुनकर हैरान हो गया। हमारे देश के अंदर में टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ का 50 पहुंच गए होंगे, पर 140 करोड़ प्लस लिख लेते हैं, चलो 50 करोड़ लिख लेते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा रहेगा। 150 करोड़ 150 करोड़ अगर मान लो हमारे देश की पॉपुलेशन है आज की डेट में, तो आप लोग ये बताइए कि इसका 10% क्या इन्होंने लिखा है? 11.5%, ठीक है, 11.5% यहां पर लिखा है। तो आप लोग यहां पर ये बताइए 150 करोड़ का अगर 10% ही निकालना है तो कितना होगा? आप लोग यहां पर सोचकर हैरान हो जाओगे कि ये पॉपुलेशन वो है जो कि डायबिटीज से सफर कर रही है। यानी कि ये पॉपुलेशन जो 11% पॉपुलेशन है ये डायबिटिक है, इनको डायबिटीज की बीमारी है। यहां फिर भी सही है, चलो डायबिटीज की बीमारी हो गई इनको, ठीक है, हो गई, इलाज करवाते रहो, हो गई तो हो गई, अब तो मतलब खाना ही नहीं है, मीठा फीठा खाना सब बंद हो गया। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? ये 11.5% है, अब है 15.5%। 15.5% जो है वो पॉपुलेशन है जो कि प्री डायबिटिक स्टेज पर बैठी हुई है। यानी कि जरा सा वेट है, बस जरा सा वेट है, इनको एक धक्का मारना है बस डायबिटिक होने में, क्योंकि माहौल इन्होंने पूरा क्रिएट कर दिया है कि हाँ हम लोग भी उसी कैटेगरी में जाने हैं। अब सोचकर देखो, अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो आप लोग 26 से 27% आप लोगों को देखने को मिलेगी पॉपुलेशन। 26-27 छोड़ो, सीधा 25 लगा लेते हैं। मतलब हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन का 1/4 पॉपुलेशन आज की डेट में डायबिटीज के चपेट में आ रहा है, या फिर आ चुका है, या फिर आने की तैयारी कर रहा है। तो ये हेल्थ सिस्टम पर अगर सारे के सारे एक बार को इस बीमारी से जूझने लगे, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि हम लोग कोरोना, टोरोना, मोरोना और डिजीज एक्स जो बोल रहे हैं ना, वो सब भूल जाएंगे। ये इतना ज्यादा खतरनाक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको टाइम बॉम्ब बोला गया है कि ये फटने वाला है। और फटने के पीछे रीजन क्या बताया गया है? मैक्सिमम जंक फूड बेचने वाली कंपनी। कोविड-19 ने लोगों के घरों में खाना पहुंचा दिया, उससे लोग इतने बेसिकली आदती हो गए आज की डेट में
खाना खुद घर पे नहीं बनाएंगे, बाहर से जरा सी देर में ऑर्डर करेंगे और फिर उसको खाएंगे। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है, यह जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें इतना ज्यादा हाई शुगर होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। इसमें इतना ज्यादा फैट होता है कि आप लोग पचा नहीं पाते हो। इतना ज्यादा सोल्ट होता है कि WHO जो है उसकी भी लिमिट से बाहर निकल जाता है। जो इंसान इनको कॉन्टिन्यूअस खा दे, साउथ इंडिया की एक मूवी है जिसमें उस औरत का बच्चा जो है उसकी जान चली जाती है और फिर वो वहां पर उस कंपनी के ऊपर केस करने के लिए पूरा दबाकर वो यहां पर पिज्जा और बर्गर खाती है और फिर बताती है कि मेरी बॉडी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, और उसकी वजह से यहां पर वो पूरा केस जो है वो फिर से खुलकर आता है। यानी कि वो अपने बच्चे के मरने के सदमे में वो यहां पर अपने आप को भी उसके बेसिकली बलि चढ़ा देती है ताकि आने वाली जनरेशन ये प्रॉब्लम फेस न कर सके। यानी कि ये सारे के सारे फूड जो हैं ये आप लोग की बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग की बॉडी को इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर का एक तरीके से पैसे, डॉक्टर का ग्राहक बन जाओ। यानी कि ये कंपनी बोल सकते हो कि डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर की दोस्त है, यानी कि डॉक्टर तक पहुंचाने में आप लोगों को हेल्प करेंगे। और जैसे ही डॉक्टर के पास में पहुंच गया वैसी जो है चीजें जो है आप लोग पता है फिर क्या होगा। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, एक बार घुस गई शरीर के अंदर में तो वो उम्र भर आप लोगों की निकलेगी नहीं, अगर आप लोग एक बार को हाई लेवल पर आप लोग पहुंच जाओगे। जो मीठा खाने का शौकीन है ना, वो सारा का सारा मीठा जो है वो साइड में आप लोगों का रखा हुआ रह जाएगा। अब सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, देखो एक सजेशन है, ये एक तरीके से बात बता रहा हूं जिसको लगता है ना कि जिंदगी में यार कैरियर क्या चूज करें, अभी 12th क्या है कैरियर समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बन जाओ, आने वाले टाइम में इससे ज्यादा लुक्रेटिव, इससे ज्यादा शानदार कैरियर कोई नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि एक ऐसा कैरियर होने वाला है जिस तरीके की हमारी आदतें हो गई है ना, ये कैरियर सबसे शानदार कैरियर रहेगा हर तरीके से, स्टेबिलिटी के तरीके से भी, पैसे के तरीके से भी, और भाई साहब फेमस होने के पॉइंट ऑफ से भी देखोगे तो ये कैरियर सबसे उम्दा रहने वाला है आने वाले टाइम में। क्योंकि आज की डेट में इंसान अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिल रही है। उसको हेल्दी फूड बोल दो तो हेल्दी फूड की तरफ को खिसकेगा ही नहीं। और ये बच्चों की जो आदतें हैं ना कहीं पेरेंट्स ने खराब की है। बच्चा रो रहा है इसको चिप्स दिला दो, बच्चा रो रहा है इसको चाउमीन खिला दो, बच्चा रो रहा है इसको पिज्जा दिला दो, पार्टी है घर में, बर्थडे है, क्या खाएंगे, किसी को बोल दो घर में पार्टी है मटर पनीर खा लेना, नहीं पिज्जा पार्टी करेंगे, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक खाएंगे। समझ रहे आप लोग यहाँ पर ये वो आप लोग की आंतों में जाकर जो चिपक रहा है ना, उसकी वजह से हार्ट की बीमारी, उसकी वजह से आपकी डेट में, आज की डेट में इतनी सारी बीमारी, ओबेसिटी इंसान की होती हुई नजर आ रही है। ओबेसिटी और डायबिटीज का इतना प्यारा सा रिलेशन है कि जो इंसान जो है, जो आज के डेट में मोटापे का शिकार है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग को डायबिटीज का भी शिकार मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर नहीं हुआ है अब तक तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं, ये दोनों एक साथ में चलते हैं। और जिसको ये चीजें हो जाती हैं उसको बहुत सारी बीमारी अपने आप ही लग जाती हैं। हार्ट की बीमारी लग गई आगे चलकर और दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहां पर एग्रेसिव वे में जिस तरीके से आज के दिन प्रमोट की जा रही है ये सारे, आप लोग कहीं मूवी से निकलते हो ना आप लोग, सबसे पहले लोग कहां जाते हैं, इनको खाते हैं भाग भाग के, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के लिए भी, बच्चे के लिए भी, ये समाज के लिए भी और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी, सबके लिए टाइम बॉम्ब बन चुका है आज के डेट में। ये कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो तो खासकर इसकी ओर को और ज्यादा भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेलिब्रिटी है ना वो एंडोर्समेंट करती है, इनके एडवर्टीजमेंट करते हैं। हमारी जो कार्टून पिक्चर आती है ना वो कार्टून पिक्चर इनको दिखाती है। आप लोग देखोगे हर जगह कार्टून में दिखा रहे हो तो ये दिखा रहे हैं, सेलिब्रिटी इनके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो हम जाए तो जाए कहां पे? तो यहां पर फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे देश की सरकार के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि तुमको काम करना पड़ेगा, इन चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें रेगुलेट नहीं होंगी तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसको आप लोग FSSAI बोलते हो, इसके द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी कई सारी गाइडलाइन लेकर आएगी कि किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। पर लेकिन स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। जो गाइडलाइन लेकर आई गई है उससे काम नहीं चलेगा। फ्रंट पैकेज पर लेबलिंग जो है वो इंडिकेट करनी चाहिए कि यहां पर इसके अंदर इतना प्रोडक्ट हम लोगों ने मिलाया और इसकी वजह से हेल्थ की ये नुकसान आप लोगों को पहुंचने को मिल सकता है। यानी कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में यहां पर ये चीजें सामने आनी चाहिए। और जो फूड इंडस्ट्री है उसके साथ में फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो मिलकर काम करे। मूवी याद है फूड जगन जो फूड कमिश्नर रहता है, किसने देखी है वो मूवी साउथ इंडिया की, मैंने शेयर भी की थी आप लोगों के साथ में, कि फूड कमिश्नर जो रहते हैं बेसिकली वहां पर, उनके द्वारा ये सारी बातें बताई गई थी कि ब्रेड के साथ में क्या मिलावट है, दूध के साथ में क्या मिलावट है, मतलब कहां कहां पर आप लोग दालें खा रहे हैं उनके साथ में क्या मिलावट है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग आज की डेट में झेल रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। खासकर स्कूल के अंदर में, कैंटीन के अंदर से सारी चीजें तो बिल्कुल ही हटा देनी चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है उसके लिए तकड़ी से तकड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा अपराध नहीं कर रहा है, वो इंसानों को आराम आराम से मार रहा है भाई साहब जो ऐसी हरकतें कर रहा है।
तो हेल्दी फूड के लिए प्रॉपर यहां पर सब, अगर किसी दुकान पर जाते हो तो सबसे ऊपर हेल्दी फूड दिखने चाहिए, ना कि अनहेल्दी प्रोडक्ट यहां पर सबसे पहले दिखने चाहिए। उनकी मार्केटिंग पर बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए ताकि ये चीजें बंद हो जाएं, और ये हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के बारे में बात हो रही है। यहां पर पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कराना चाहिए, केसेस बताने चाहिए कि पिज्जा बर्गर खाने की वजह से कितने लोग जो हैं आज की डेट में बर्बाद हो रहे हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर देखें यहां पर कई सारी कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गई, नॉर्वे हो गया, मैक्सिको हो गया, ऑलरेडी इस और वो स्टेप ले चुके हैं, वो रेगुलेट कर चुके हैं अनहेल्दी फूड को। अगर बात करेंगे तो इन देशों से भी हम लोग सीख सकते हैं अगर हम लोग चाहें, ऐसा नहीं कि हम लोग सीख नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक क्या चीज है, मैं बोलता हूं कि चैलेंज आप लोगों को डेली देता है कि एटलीस्ट 15 से 30 मिनट आप लोग डेली एक्सरसाइज करो। इससे आप लोग की बॉडी जो है काफी आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ओबेसिटी बहुत सारी बीमारी को लेकर चलती है। इंसुलिन अगर आप लोग देखो, ब्लड को आप लोगों का रेगुलेट नहीं होगा, फिर आप लोगों का फैट लॉस होने का ही नहीं, यहां से आप लोगों के मोटिवेशन नहीं आने का आप लोगों का काम करने के लिए, और मसल लॉस जैसे हो जाएगा, फिर इसके बाद में डायबिटीज और सारी बीमारी आप लोगों को आराम से लगती हुई नजर आएगी। आप लोग बीमारी का घर बन जाएंगे बिना किसी टेंशन के, सारी बीमारी आप लोगों की बॉडी के अंदर में विराजमान रहेगी। अब आप लोग खुद सोच लो, इन बीमारियों को अपनी बॉडी के अंदर में विराजमान रखना है या फिर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार कुछ चेंज करना है, अब टाइम आ गया है। तो कौन कौन रियलिटी में जो आप लोगों को चैलेंज दिया जाता है उसको एक्सेप्ट करता है ये बताइए, और कौन कौन रियलिटी में उसमें फॉलो कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं, पहले 400-500 किया करते थे, अब 1500 के करीब हो गए, यानी कि लगभग यहां पर डबल से भी ज्यादा बच्चे यहां पर बढ़ गए, लगभग 3 गुना। तो अच्छा लगता है इस तरीके से जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो ये टाइम बॉम्ब फटने से अगर बचाना है तो हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछ लो आप लोगों से, आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं रेगुलरली, ज्यादा इंटरवल पर नहीं, बहुत ही जल्दी जल्दी पीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि महीने में एक बार पी ली, चलो एक बार को चल जाता है, पर उनकी हैबिट बन चुकी है कि दिन में एक बार तो कोल्ड ड्रिंक या फिर पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें चटका ही देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं कि कभी खा ली यार महीने में एक बार, समझ में आता है, हाल तो तब भी नहीं खानी चाहिए, पर फिर भी अगर खा ली तो बस इतना ही होना चाहिए। अगर ये डेली आप लोग की डाइट का पार्ट बन चुके हैं ना, तो आप लोग बहुत ही गलत जगह पर पहुंचने वाले हो, जो कि मुझे बताते हुए भी यहां पर दुख हो रहा है कि यहां पर जल्दी ही डॉक्टर का एक आप लोग परमानेंट ग्राहक बनने वाले हो। ये बात ध्यान रखना। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग के आसपास में कोई बच्चा हो उसको भी समझाओ ताकि ये चीजें देखने को न मिले, ठीक है। जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं फिर से बता रहा हूं, सारे के सारे नोट्स जो हैं हिंदी और इंग्लिश में लिखित में आप लोगों को मिल जाएंगे। यहां पर आप लोग जाकर देखोगे तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉपिक को समझो, फिर नोट्स यहां पर मिल जाएंगे, आराम से उसको देख लो। किसी को यहां से नोट्स बनाने हो आराम से तो उससे भी नोट्स बना सकते हो, और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही रही है, उनको भी जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, और इसके लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, नॉट ए सिंगल रुपी। तो ये ध्यान रखना, और किसी को भी पेमेंट नहीं करना है। अगर कोई यहां पर इसको शेयर करता पेमेंट करता पाया जाता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसको अपने हिसाब से देखूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब कोई टीम मिलकर काम करती है तो कैसा रिजल्ट आता है, वो आप लोग का अब की बार का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज बताता है। यानी कि जब किसी चीज पर आप लोग टीम के साथ मिलकर काम करोगे तो पता चलेगा कि कितने शानदार तरीके से उसका रिजल्ट निकल कर आता है। ये 3 इंसान हैं जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। ये जो पर्टिकुलर काम है ये स्टार्ट किया गया था एलेक्सी के द्वारा, यानी कि इनके द्वारा ये काम स्टार्ट किया गया था कि ऐसा कुछ यहां पर है जिसके बारे में इनके द्वारा बातें बताई गई थी। जो लुइस है उनके द्वारा इसको सिंथेसिस किया गया, यानी कि इसको एक सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट किया कि अच्छा इससे ये सॉल्यूशन हो सकता है। और इसी के साथ में मोंगी के द्वारा यहां पर इसको और इंप्रूव किया गया कि अच्छा यहां ये और ज्यादा अच्छे से आगे इस तरीके से हो सकता है। यानी कि पहले ने स्टार्ट की, दूसरे ने सॉल्यूशन निकाला और तीसरे ने इंप्रूव किया, तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलकर निकल कर आ गया, जिसको हम लोगों ने बोला क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था थोड़ा सा, तो एक बच्चे ने पढ़ाई अच्छा सा शब्द दिया इसके लिए, कह रहा है कि सर ये इलेक्ट्रॉन का जेल है बेसिकली, मतलब जहां पर उनको बहुत ही घिचपिच रखा गया है, यानी कि 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक डब्बे में डालकर और ऊपर से दबा दबा कर उसको बंद कर दिया है। तो क्वांटम डॉट्स जो है ये एक तरीके से जो उदाहरण दिया गया मुझे काफी अच्छा लगा। इसका वैसे क्या है कि यहां पर नैनो स्केल के जो क्रिस्टल हैं उनको बेसिकली यूनिक जिनकी प्रॉपर्टी है उनको एक प्रोक्सिमिटी में रखा जाए, बहुत ही टाइट तरीके से पैकेजिंग उनकी की जाए यहां पर, और एक तरीके से तब उनका बिहेवियर देखा जाए तो एक सिंगल एटम के तौर पर उनको ट्रीट यहां पर किया गया। आने वाले टाइम में इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर और अच्छे लेवल पर हम लोग अपनी जो स्क्रीन वगैरह जो मोबाइल फोन में टीवी में ये यूज करते हैं वहां पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल सकती हैं।
तो कोई भी डिस्कवरी अगर साइंटिस्ट कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो हमको पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो नोबेल प्राइज देकर हम लोग ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इन्होंने काफी शानदार कुछ नया बना है। तो ये इसके बारे में यहां पर ये बातें बताई गई है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग इन तीनों का नाम आप लोग को याद रखना है, इन तीनों का काम आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 2018 में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, 2019 में वीडियो बनाई थी, 2020 में भी वीडियो बनाई थी, 2021 में भी वीडियो बनाई थी, 2022 में भी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो अभी 2023 की भी वीडियो आएगी, यानी कि पिछले 6 साल से इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं मैं, जिसमें सारे के सारे नोबेल प्राइज जो हैं वो इकट्ठे एक जगह होते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनेगा, और वो जो क्वेश्चन होगा वो या तो इस साल के नोबेल प्राइज से होगा या फिर लास्ट ईयर के। तो कोशिश ये करनी है कि 2 साल के नोबेल प्राइज एटलीस्ट आप लोग को जरूर तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बाकी वीडियो आएगी तो फिर इसमें देख लेंगे, हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये बेसिकली साइंटिस्ट से रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। आप लोगों को पता है हमारे देश में अगर आप लोग आईएएस का एग्जाम निकाल देते हो, यानी कि यूपीएससी अगर आप लोग क्लियर कर देते हो, तो आप लोगों की लाइफ जो है वो एक स्टार वाली लाइफ बन जाती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग स्टार कहलाते हो अपने सोसाइटी के अंदर में। आप लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है वो इतने नेक्स्ट लेवल की होती है कि किसी और जॉब के साथ में कंपेयर करके ये हमेशा वो जॉब आप लोगों को फीकी नजर आएगी, कभी इसके साथ में कंपेयर आप लोग कर नहीं पाओगे, इतनी शानदार फैसिलिटी मिलती है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, इसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जिसको आप लोग यहां पर SSB के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर अवार्ड था, इस अवार्ड के अंदर में आप लोगों को पहले लगभग 300 के करीब साइंटिस्ट जो हैं उनको चुना जाता था और उनको यहां पर अवार्ड दिया जाता था। अवार्ड में मनी भी हुआ करती थी और मनी के साथ साथ में उनको यहां पर बेसिकली कहीं ना कहीं मेडल भी हुआ करता था, और एक आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा एक लेटर भी हुआ करता था। तो यानी कि काफी अच्छे लेवल पर ये अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाया करता था। अभी सरकार ने क्या किया, 300 से घटाकर ये जो अवार्ड है 56 कर दिए और बोला गया कि इनके अंदर में कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो देना यहां पर बंद करेंगे, उसको नहीं दिया जाएगा। ये अवार्ड जो था CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा 1958 में स्टार्ट किया गया था। तो यहां पर इसमें कई सारे जो साइंटिस्ट थे उनको अच्छे खासे लेवल पर सपोर्ट मिल जाता था, कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हो। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, अभी अगर आप लोग आज के डेट में तो खैर देख लेते हो कि गेम में इतना सारा पैसा मिलता है जिसकी कुछ हद नहीं है, हर एक इंसान स्टार बन जाता है। एक टाइम ऐसा भी था, कई सारे जो खिलाड़ी है ना अपनी घर की गृहस्थी को ठीक करने के लिए ये जो मेडल हुआ करते थे ना, इन मेडल तक का बेच दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको खाना मिलेगा, वो जिंदा रहेंगे तो उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ऐसी ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे अवार्ड लोगों के द्वारा पास्ट में बेचे गए हैं क्योंकि उनकी गरीबी इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल पर है कि अवार्ड उनके किसी काम का नहीं है, बस एक साज सज्जा का एक साधन बन जाता है, जबकि इंसान को खाने के लिए रोटी चाहिए होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर किसी इंसान को मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, अगर उस इंसान को मॉनेटरी बेनिफिट के साथ में अगर यहां पर एक तरीके से सर्टिफिकेट और मेडल वगैरह मिल रहे हैं, तो यहां पर ये काफी अच्छा है, लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं आकर्षित करेगा। पर लेकिन अगर आप लोग मॉनेटरी बेनिफिट दोगे ही नहीं तो फिर यहां पर इसका कोई फायदा देखने को मिलने वाला है नहीं है। जो लोग आज की डेट में इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों का मोटिवेशन भी आप लोगों को यहां पर कम होता हुआ यहां पर नजर आएगा। यानी कि अवार्ड का नेचर चेंज करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज के साथ में कंपेयर करते हैं ना तब उसको समझ में आता है कि हाँ यार उसकी अहमियत क्या है। अगर उसको लगेगा कि यार यहां पर इतनी मेहनत कर ली और उसके बाद भी यहां पर कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो मुझे घातक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, जब वहां पर हॉस्पिटल में अमरीश पुरी को लेकर सनी देओल जाता है और वहां पर दिखाता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो बापूजी के यानी कि गांधी जी के साथ में आंदोलन में बेसिकली पार्टिसिपेट किए थे और तब उनको ये ताम्र पत्र मिला था। तो उस टाइम पर यहां पर वो कहता है कि ये ताम्र पत्र क्या मेरे सर पे रखे नाचूं या मेरे सर पे मार दो इसको, नहीं है सीट यहां पर। तो तब सनी देओल कहता है कि क्यों लड़े थे आप वहां पर, क्यों गांधी जी के साथ में पार्टिसिपेट किया, क्यों इस देश को आजाद कराया, क्या फायदा इस ताम्र पत्र का कि आज की डेट में उस इंसान को हॉस्पिटल के अंदर में एक जगह तक नहीं मिल पा रही है। तो वही बातें देखने को मिलेगी, जब इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे तो कैसे काम चलेगा। आज भी हम लोग जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो 2% जीडीपी का हम लोग खर्च करते हैं, सॉरी आज की डेट में भी हम बहुत कम खर्च करते हैं। एडवांस कंट्री जो है 2% जीडीपी का खर्च करती हैं और हम लोग ना के बराबर खर्च करते हैं। और प्राइवेट तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। अगर अपने देश के बारे में आप लोगों से बात करूं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन साइंस एंड टेक के अंदर में अगर आप लोग बात करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो इतनी खराब कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जरूरी है इसको इंप्रूव करना। और वो इंप्रूव कैसे होगा? वो इंप्रूव तब होगा कि जब इस फील्ड में हम लोग कहीं ना कहीं इसको ऐसा बनाएं कि लोग इसमें आकर पार्टिसिपेट करें। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जरूरी है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर कराएं, लोगों को इसके बेनिफिट बताएं, इसके अंदर में रिवेन्यू भी रखें, इसके अंदर में एप्रिसिएशन भी रखें, तब जाकर लोग जो है वो इसकी तरफ को खिंचे हुए आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे। एक प्लेयर आज की डेट में अगर जीत कर आता है उसको लाखों करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट आगे निकल कर आ रही है प्लेयर को अप्रिशिएट करने के लिए, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर उस तरीके से सिचुएशन नहीं संभल पाती है तो फिर आप लोग ये समझिए कि कोई भी चीज जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगी। और सबसे खतरनाक चीज है कि इस फील्ड में लोग और कम एंट्री करते हुए नजर आएंगे। वैसे ही आज की डेट में लोग जो है ज्यादा साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचते नहीं है। तो साइंटिस्ट जो कि इतने लंबे समय तक अपना जीवन का महत्वपूर्ण टाइम देकर यहां पर हमारे लिए कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करते हैं, उनको अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कैसे हमारे देश के अंदर में नोबेल प्राइज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज की डेट में तरस गए हैं हमारे देश में साइंस के फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। आप लोग खुद उठाकर देख लो कितने नोबेल प्राइज हमको मिले हुए आज की डेट में। तो सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और ऊपर से इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो यहां पर यही बात बोलेगी कि इन चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को, और इसको तो और एप्रिशिएट करना चाहिए। इवन आप लोगों को बताऊं, हम लोगों ने खूब खुशी मनाई अभी यहां पर हमारा मिशन जो है वो चंद्रयान लॉन्च किया गया। और चंद्रयान मिशन एक तरीके से दुनिया भर के द्वारा एप्रिशिएट किया गया। उसी के बाद में 2-3 दिन बाद में एक न्यूज इतनी वायरल हुई जिसकी कुछ हद नहीं है, कि जिन्होंने चंद्रयान मिशन पर काम किया था ऐसे 3000 के करीब लोग जो हैं उनकी सैलरी जो है वो अब तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंची है। और उनमें से एक तो ठेली लगाता हुआ नजर आ रहा था इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। ये न्यूज जब निकल कर आती है तो ये कहीं ना कहीं जो वो चीज जो काम किया गया वो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने दिन रात कर उस इंसान ने जिसने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण टाइम दिया, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि क्या ये सही किया, इससे अच्छा तो वो काम ही ना करता, कुछ और कर लेता तो कम से कम वहां पर उसको कुछ रिवेन्यू तो मिलता। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग सही समझ सकते हैं कि सारी चीजें एक तरफ है, पर लेकिन इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पाले। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परिवार को खाना खिलाए, एक अच्छी लाइफ दे। अगर वही वो काम नहीं कर पा रहे हैं वो इंसान, तो फिर इन चीजों का कोई मतलब बन नहीं जाता है। आप लोग सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हो। क्या राय है आप लोग की इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, सही या गलत, जो भी आप लोगों को लगे अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ये जो न्यूज है ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर नॉलेज देकर जाएगी। क्या बात की जा रही है इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड लेवल की, इंडिया की नहीं, ओनली वर्ल्ड लेवल की यहां पर बात की जा रही है। दुनिया में अगर सबसे बड़े के बारे में पूछ रहे हैं तो आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। अरे पेन क्यों नहीं उठ रहा? अरे हद हो गई क्या हुआ भैया? इंक खत्म हो गई जी अच्छा चल गई। अरे हुआ क्या इसको? तो चल ही नहीं रहा चल जा, अच्छा चल गया शर्मा गया यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे चेनाब ब्रिज के बारे में। वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टील आर्च से बना हुआ ये ब्रिज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। इसको एज ए टूरिस्ट हब के तौर पर हम लोग यहां पर डेवलप कर रहे हैं। चेनाब ब्रिज, तो इसका मतलब क्या है कि चेनाब रिवर के ऊपर यहां पर ये बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर के जो रायसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट सिंगल आर्क ब्रिज यहां पर आप लोग को ग्लोबल लेवल पर ये नजर आएगा, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। ये काफी शानदार तरीके से स्टील और कंक्रीट का बनाया गया है, और इतना ताकतवर, इतना पक्का है, ये माना जा रहा है कि 120 साल तक ये हिलने वाला है नहीं, यानी कि हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं। इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि ये अर्थक्वेक 5 जोन को झेल के चला जाएगा। और अगर बात करें हवा को, 266 किलोमीटर स्पीड की भी हवा चलती है ना, तो इसको कोई फर्क यहां पर नहीं पहुंचाने वाली है। उधम सिंह, ये यहां पर उधम सिंह जो बेसिकली उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है यहां पर ये कनेक्ट करता है यहां पर कश्मीर को इंडियन रेल नेटवर्क के साथ में। और टोटल मिलाकर 272 किलोमीटर की ये जो लेंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग अब एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को देश के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं। डिक्लेयर किया गया नेशनल प्रोजेक्ट इसको 2002 में। इंफ्रास्ट्रक्चर फिर डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया, और इसी के साथ में यहां पर और भी कई सारी चीजें, जैसे लॉन्गेस्ट टनल आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। ब्रिज जो है यहां पर एक तरीके से वो भी काफी शानदार बनाया जा रहा है। ये आइकॉनिक ब्रिज इंक्लूड है इसकी के अंदर में यहां पर, जिसको चेनाब ब्रिज बोलते हैं। तो यहां पर ये केबल स्टेड ब्रिज है, जो कि इंडिया का फर्स्ट रेलवे ब्रिज, जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसेंटली अभी अंजनी खाद। तो
तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोग को जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छा है यहां पर कि इतना शानदार डेवलपमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है आप लोगों के सामने डीआरडीओ के बारे में, और बात की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है VSHORAD। मतलब क्या है, इसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल। और ये कैसी मिसाइल है, ये एक मैन पोर्टेबल मिसाइल है। मैन पोर्टेबल मिसाइल कैसी होती है, जब एक इंसान जो है वो अपने कंधे पर लेकर ही यहां पर इसको फायर कर देता है। अभी देखा होगा आप लोगों ने यूक्रेन के अंदर काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये चीजें न्यूज में थी, तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। क्यों न्यूज में, हमारे देश के द्वारा यहां पर प्रोक्योरमेंट करने की बात की जा रही है 30 यूनिट यहां पर, जो कि इंडिजिनस वेरी शॉर्ट रेंज ये मिसाइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। एयर डिफेंस सिस्टम एक तरीका, ये यहां पर मैन पोर्टेबल है और लो एल्टीट्यूड में यहां पर आसानी से काम करता है। शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल है। इसे ये डेवलप किया गया है बेसिकली किसी डीआरडीओ के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे किया गया हैदराबाद के अंदर में, जो डीआरडीओ से रिलेटेड जो एजेंसी है, और प्राइमरी यूज की जाएगी इंडियन आर्मी के अंदर में। तो इसको आराम से फायर किया जा सकता है, हालांकि नहीं इतना भी आसान नहीं है, पर हाँ ये एक तरीके से चलता फिरता एक मिसाइल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है, यहां पर ये फीचर है शॉर्ट रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। टारगेट कर सकता है हेलीकॉप्टर या फिर लो फ्लोइंग जो भी एयरक्राफ्ट है हमारी, अगर बेसिकली सरहद क्रॉस करने की कोशिश करे तो वहीं पर ही उसको उड़ाया जा सकता है। ड्यूअल बैंड IIR सिक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड ये एवियोनिक, यानी कि एक काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से रहित आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को ये बेसिकली प्रोपेल्ड किया जाता है ड्यूअल थ्रस्ट जो सॉलिड मोटर है उसके द्वारा डिजाइन किया गया, पोर्टेबल और इनेबल क्विक डेवलप किया जा सके किसी भी चैलेंजिंग टेरेन के अंदर में जहां पर नॉर्मली गाड़ी ना जा सके, इंसान के कंधे पर लेकर भागा चला जाए और कोई भी दुश्मन है तो उसको मार गिराए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो काफी अच्छा है, याद रख सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है। NIIF अनवील किया गया 600 मिलियन इंडिया जापान फंड। ये NIIF है क्या, इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये आज का नहीं है, इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें हमारे इन्वेस्टर जो हैं और फंड जो है बेसिकली यहां पर डाला जाता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ग्लोबल लेवल के और डोमेस्टिक लेवल के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इंडिया फर्स्ट सोवरन वेल्थ फंड आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से, इनहेंस करता है कैसे हमारे देश के अंदर में ग्राउंड फील्ड, ब्राउन फील्ड और इसी के साथ में स्टॉल्ड जो प्रोजेक्ट है उनको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, और इसी के साथ में इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आप लोगों को यहां पर काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना कंप्लीटली। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी है उसको आगे लेकर चलना, और जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट है तो यहां पर उसके ऊपर काम करना। ये 3 कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहली जो कैटेगरी यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है उसको बोला जाता है, एक सेकेंड, उसको बोला जाता है मास्टर फंड। मास्टर फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि रोड, रेल, एयरपोर्ट, पावर, इनके लिए स्टैब्लिश किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म का एक तरीका एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फंड ऑफ फंड्स क्या हो गया यहां पर कि फंड मैनेज किया जाता है जो रिनाउंड फंड मैनेजर है उनके द्वारा, और यहां पर अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चला जाता है और काफी अच्छे लेवल पर फंड अट्रैक्ट होते हैं, जबकि यहां पर ऑलरेडी जिनका ट्रैक रोड एक्सीलेंस है तो वो काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फंड है ये एक तरीका जो रजिस्टर किया जाता है एज ए ऑल्टरनेटिव फंड, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में, तो यहां पर ये इन्वेस्टर हैं इक्विटी और इसी के साथ में इक्विटी लिंक जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में। ऑल फंड जो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये रजिस्टर किए जाते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसको आप लोग सेबी बोलते हो। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है और सेबी के हेड कौन है, इसके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर दे पाता है। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये जो न्यूज है यहां पर, ये बेसिकली बात की जा रही है ग्लेशियर जो लेक ब्रश देखने को मिला सिक्किम के अंदर में, बहुत ही दुखद घटना यार सामने निकल कर आई। हमारे देश के लगभग 102 के करीब लोग जो है अभी मिसिंग है, और इसमें कई सारे हमारे आर्मी जवान भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कत देखने को मिली। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये आप लोग को लोहांस्क लेक देखने को मिली सिक्किम के अंदर में। तो यहां पर ये सिचुएशन निकल कर आ गई। अगर बात करें तो साउथ लोहांस्क लेक जो है नॉर्थ सिक्किम के अंदर में है। ग्लेशियर लेक क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि ग्लेशियर जो होता है वो यहां पर पानी एक तरीके से पिघलकर नीचे आता है और पहाड़ों के अंदर ही यहां पर एक तरीके से पानी इकट्ठा हो जाता है। पर लेकिन जब पानी इतना ज्यादा हो गया कि वो झेल नहीं पाया और वो टूटकर वहां से चला गया, तो फिर वो बहाकर ले गया सब कुछ। तो यहां पर लार्जेस्ट और इसी के साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लेशियर लेक यहां पर सिक्किम के अंदर में थी। तो ग्लेशियर लेक जब फटी यहां पर, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। ये यहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो यहां पर निकलकर सामने आया, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी चली गई, जैसे मैंने बताया,
और यहाँ पर एक ये फ्लड का भी रीजन बना, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई। नॉर्मली किस तरीके से GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है, जब अर्थक्वेक आता है, एक्सट्रीम हैवी रेन हो जाती है, या आइस अवलांचे यानी कि बर्फ का जो पिघलता हुआ धारा ऊपर से आती है, तब ये दिक्कतें देखने को मिलती है। ये जो भी यहाँ पर ग्लेशियर लेक है, आसपास में जो माउंटेनियस रीजन में जो लोग रहते हैं, लैंडस्लाइड होती है, एवलांचे आते हैं, इसकी वजह से जो रीजन में लोग रहते हैं वो काफी सारे लोगों की जान चली जाती है, जैसे अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो खतरनाक लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसके ऊपर काम करना जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये काफी एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट बात की जा रही है साइंस के बारे में, तो यहाँ पर एक डिसऑर्डर के बारे में बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर शरीर के अंदर में देखने को मिलेगा फैटी लीवर की वजह से। लीवर जब फैटी हो जाता है तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। तो रिसेंटली रिसर्चर जो है उनके द्वारा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में बात की गई, जो कि लिंक है यहाँ पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ में भी। यहाँ पर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर यानी कि दारू नहीं पीना है, उसकी वजह से भी अल्कोहल, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोग अल्कोहल यूज करो, बिना अल्कोहल की वजह से होता है, नॉर्मली अल्कोहल की वजह से होता है, पर यहाँ पर बिना अल्कोहल की वजह से भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जब हैवी अल्कोहल यूज किया था तो वो तो आप लोगों को पता ही, उसकी वजह से लीवर फैटी होता है, उसकी वजह से कई सारी डिजीज होती हैं। तो यहाँ पर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर और एक है यहाँ पर बेसिकली नॉन एल्कोहलिक, जिसको बोला गया यहाँ पर स्टीटोहेपेटाइटिस। तो यहाँ पर इनका नाम लिया गया है NAFL और इसी के साथ में NASH। तो ये दो तरीके की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो पहले वाली है, जिसको यहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है बेसिकली ये NALF, ये लीवर को एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो ये बात करेगी, ये एक तरीके से नो इन्फ्लेशन और नो लीवर डैमेज देखने को मिलेगा इसकी वजह से। और इसकी वजह से कोई आप लोग को कैंसर जैसी बीमारी भी आप लोग को होती नजर नहीं आएगी, पर कॉम्प्लेक्सिटी कई सारे देखने को पेन रहेगा काफी ज्यादा लीवर के अंदर में। और जो दूसरे वाली है NASH, तो ये नाश कर देती है, इसकी वजह से तो आप लोग को कैंसर तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आगे चलकर कैंसर तक यहाँ पर बन जाता है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये नई अभी इसके बारे में पता चला है, जिसके चलते इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। और खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें काफी इंपैक्टेड यहाँ पर ये नजर आता है। ओबेसिटी और डायबिटीज मैंने बताया था, दोनों आपस में कनेक्ट है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वेट लॉस करना इसका सोल्यूशन है। वेट अगर कम रहेगा तो काफी सारी चीजें आप लोग सुधार पाओगे, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वेट आप लोग को यहाँ पर लॉस करना जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से निकलकर यहाँ पर न्यूज आ रही है, और किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बुजानकोंडा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो काफी ज्यादा न्यूज में रिसेंटली अभी आ गया है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी क्या किया गया, यहाँ पर सैंक्शन किया गया 7 जो बेसिकली 7.5 के करीब बोल सकते हैं, यहाँ पर 7.30 करोड़ रुपए, ताकि और अच्छे लेवल पर चीजों को डेवलप किया जा सके। रीजन क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली बुजानकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर में है, और इसकी खुदाई जो की गई थी, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार अगर न्यूज में आता है। 1906 में अंग्रेज जो थे यहाँ पर, उनमें अलेक्जेंडर रिम, इनके द्वारा खुदाई की गई थी। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओरिजिनल नेम जो थे यहाँ पर, इसका था यहाँ पर बुधनी कोंडा। ठीक है, तो बुधनी कोंडा क्योंकि यहाँ पर हिल है उसके नाम से यहाँ पर चीज देखने को मिला, फिर यहाँ पर इसका नाम बेसिकली बुजाना कोंडा इसका नाम रख दिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बुद्धिस्ट मोंग के लिए भी यहाँ पर कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर में समुद्रगुप्त टाइप के जो टाइम के यहाँ पर कॉइन भी यहाँ पर मिले हैं, कॉपर कॉइन भी मिले हैं चालुक्य टाइम के यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर सतवाहना टाइम की भी चीज देखने को मिली है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाता है, इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये बुद्धिस्ट, हिनायाना, महायाना और वज्रयाना, इन तीनों फेज से आप लोगों को कनेक्टेड नजर आएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जो कि गणेश की, जो यहाँ पर गणेश जी की स्टेच्यू यहाँ पर मिली है। ठीक है, एक सर यहाँ पर मिला है जिसका नाम है यहाँ पर काल भैरव है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काल भैरव मतलब एक तरीके से आप लोग समझते हैं, नॉर्मली हिंदी में जो शब्द यूज किया है, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग सा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। ठीक है, बुद्धिस्ट मोंग जिनका नाम है यहाँ पर हराथी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड भी एक स्टेचू है यहाँ पर, मतलब एक तरीके से बुद्धिस्ट जो यहाँ पर एक जो स्टेचू जिसका नाम हराथी है। ठीक है, ये रॉक कट है, यानी कि एक तरीके से रॉक चट्टानों को कट कर कर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही चट्टान से निकाली गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और तक्षशिला के साथ में इसकी सिमिलरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट पूछा है तो कहां पर लोकेटेड है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर में न्यूज में है, तो कंफ्यूजियाना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है डिस्कशन, इससे पता चलेगा जब क्वेश्चन के आंसर आप लोग दोगे। तो देखता हूं कैसे क्वेश्चन के आंसर देते हो। चेनाब ब्रिज के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर ये पार्ट है उधमपुर, जो बेसिकली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बारे में, और हाईएस्ट सिंगल ये आज देखने को मिलेगा वर्ल्ड के अंदर में। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, VSHORAD, जिसको बोला था वेरी शॉर्ट रेंज, ये बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के बारे में। तो बोला गया डिजाइन किया था काउंटर लो एल्टीट्यूड एयर थ्रेट को, जिसको शॉर्ट डिस्टेंस पर उसको मार गिराना। दूसरा बोला गया कि ये लाइट वेट है और पोर्टेबल है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम काम करती है इंडिविजुअल इंसान के थ्रू भी। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। आगे बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में। बोला गया कि ये प्रोग्रेस करती है, कोज द लीवर डैमेज करती है। मोर कॉमन है यहां पर जो एक तरीके से टाइप 2 डायबिटीज के अंदर में। और नो बोला गया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस इसके बारे में देखने को मिलेगा मेडिकेशन इसके लिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर ऑल थ्री, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर बोला गया किसके बारे में, ये बात की जा रही है बिजानकोंडा। तो बात की जा रही है यहां पर, ये साइट है कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। ये हिनायाना महायाना इस वज्रियाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है यहां पर। और इसी के साथ में बात की जा रही है किसके बारे में, काल भैरव के बारे में, जो कि गणेश जी से रिलेटेड यहां पर देखने को मिलता है। एक सर वो यहां पर नजर आता है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि रजिस्टर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में। एम है इनहेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। मतलब इसके अंदर में मतलब इन्वेस्टिगेट के ग्राउंड, ये ग्रीनफील्ड और एज वेल एज ब्राउनफील्ड दोनों के लिए बोला गया बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है साउथ लोहांस्क लेक जो है वो त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश कहां पर लोकेटेड है। यह है आप लोगों के सामने आज का सीसेट का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। तो पार्टिसिपेट करना और सही आंसर देना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं उसमें से बताना आप लोग के कितने सही हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इसका आंसर बोथ है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे अभी आप लोगों को पूरा टॉपिक पढ़ा है तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर इसमें भी बहुत स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरे में ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो NAFL है ये टिपिकली नोट प्रोग्रेस कोज लीवर डैमेज, यानी कि ये लीवर को डैमेज नहीं करती है, बस उसमें दर्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये दिक्कत नजर आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इसके बारे में ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर बेसिकली बेजानकोंडा के बारे में, तो आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट यहां पर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट बोला गया। ग्रीन एंड ब्राउन फील्ड दोनों के लिए देखने को मिलेगा। और सिक्किम के अंदर में दुर्घटना घटी, इसके बारे में तो आप लोगों को बता दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सी साइड का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। तो ये है बिल्कुल इसका बेसिकली आप लोगों को क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे बात करें तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, तो यहां पर है चंदोली नेशनल पार्क। तो चंदोली नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, तो ये चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेशनल पार्क जो है यहाँ पर ये सतारा, कोल्हापुर और इसी के साथ में यहाँ पर संगली डिस्ट्रिक्ट में नजर आएगा। स्टेब्लिश किया गया था मई 2004 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने डिक्लेयर किया गया इसको 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर। तो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आइए अब आप लोगों के जो सबसे फेवरेट पोर्शन है उसकी ओर चलते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सर मेरा तो ये फेवरेट है, सारे के सारे सेंटेंस फॉर्म करता हूं। अच्छी बात है यार, जो आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इंग्लिश में काफी अच्छा। पहले यहां पर स्टन का मतलब कठोर, जिसको आप लोग कठिन बोल सकते हैं, गंभीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर एप्रीहेंशन, यानी कि चिंताएं, कई बार ना एप्रीहेंड एक तरीके से आप लोग बोलते हैं, आशंकाएं, एंजाइटी रहती है कई बार, ठीक है। एवर्सन होता है घृणा, निंदा करना, घृणा करना। इसकी है डिसमिसल, यानी कि बर्खास्त कर देना, जैसे अभी एसडीएम को बर्खास्त किया गया स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा। कस्टमाइज्ड होते हैं अनुकूल करना, अनुकूलित, यानी कि एक तरीके से अपने हिसाब का बनाना। कहते नहीं अपने फोन को भी आप लोग कई बार बोलते हो कि यार ऐसा ऐसा फोन चाहिए, अपना लैपटॉप जो होता है उसको आप लोग मॉडिफाइड करवा लेते हो, अपनी बाइक मॉडिफाइड करवा लेते हो, तो वही ये कस्टमाइजेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वही बताना। सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो भी आप लोगों को चीजें पढ़ाई हैं उसके भी नोट्स आप लोगों को एसएलवी पीडीएफ पर मिल जाएंगे। तो 2 टेलीग्राम है, स्टडी लवर वीर और एसएलवी पीडीएफ, तो दोनों जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि चीजों को सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेकर चल सको, ठीक है। बाकी बताइए कैसा लगा आज के लेक्चर को, कितना रेट करेंगे आप लोग यहाँ पर। और एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग अगर कोई भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिलेबस आप लोगों का कवर होता हुआ नजर आएगा बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। मैं भी यहाँ पर लेक्चर लेता हूँ, तो अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस हैं तो आप लोग एप्लीकेशन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। पर शाम को डेली 5 बजे जरूर जाया करो, क्योंकि डेली क्विज आप लोग को वहां पर देखने को मिलता है और फिर वीक में टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक ना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।